once again, very warm welcome to our channel. This is Varkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 10th students, हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर प्री बोर्ड टू बोर्ड 2026 100% सक्सेस प्लान के साथ में। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि आज ट्यूसडे है और एवरी ट्यूसडे अब आपको मिलने हैं क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस जो आपके लिए 100% बूस्टर होंगे, जिसकी मदद से आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो बेटा जी, पार्ट ए दैट इज एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसकी 5 यूनिट का एक वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया था, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स और ग्रीन स्किल्स। यदि आपने वीडियो देखा है तो आपके 10 में से 10 नंबर तो पूरे पक्के हो गए। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट ए का। आज के इस धमाकेदार सेशन में हम स्टार्ट करेंगे आपकी बुक क्लास 10th एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक कोड 417 का पार्ट बी का पहला यूनिट आज इस सेशन में पूरा कवर करेंगे। पहले यूनिट में आपकी बुक में चाहे 2 चैप्टर्स दिए हैं, 4 चैप्टर्स दिए हैं, जितने भी चैप्टर्स दिए हुए सारे चैप्टर्स यूनिट 1 के आज इस सेशन में क्रिस्टल क्लियर कर देने वाली हूं। सेशन थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन बहुत मजेदार होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक यदि आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है, अभी तक भी आपको कुछ डाउट्स हैं या आपको रिवाइज करना है या आपके बैकलॉग्स बने हुए हैं, तो बेटा टेंशन की है क्या बात, जब आपकी बरखा मैम है आपके साथ लेकर आ चुकी हूं यूनिट 1 कंप्लीट इन 1 वीडियो। जी हां, गेट रेडी क्लास 10th एआई एवरी ट्यूसडे। आपको अब इस तरीके से ही सारे वीडियोस मिलेंगे जिनकी मदद से आप अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ कर आओगे। तो होपफुली आपको टारगेट आज का क्लियर हो चुका है। आपकी बरखा मैम क्लास 9 to 12 आईटी, आईपी, एआई, सीएस, अब तो डेटा साइंस और वेब एप्लीकेशन की भी प्रिपरेशन करवा रही है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। और यदि नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो पैनिक क्यों हो रहे हो, जल्दी से जाके टेलिंग क्लब चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि वहां से आपको नोट्स भी मिल सके। ओके जी, चलिए करते हैं श्री गणेश। स्नैक्स वगैरह, पानी वगैरह लेकर अपने साथ बैठ जाना। सेशन थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन बड़ा मजेदार होगा। आपके एक एक डाउट्स यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ से पार्ट बी से बनते हैं 40 मार्क्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर है। 10 मार्क्स का पार्ट ए आता है और 40 मार्क्स का पार्ट बी आता है। पार्ट बी से आपके 1 मार्क, 2 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको पार्ट बी बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझना है। एक एक टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ताकि एमसीक्यूज आ जाए, चाहे शॉर्ट आंसर्स आ जाए, चाहे लॉन्ग आंसर्स आ जाए, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर करने में कैपेबल हो, है ना जी। चलिए तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 10th का पार्ट बी का यूनिट 1, जिसका नाम है रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एआई एथिक्स, है ना, जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बुक में दिया हुआ है। यदि मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, आपके पास यदि प्रीवियस ईयर की बुक है बेटा तो इंट्रोडक्शन टू एआई के नाम से मिलेगा। डोंट पैनिक, इंट्रोडक्शन टू एआई हो या एआई को रिविजिट आप कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, बोथ आर द सेम थिंग, क्योंकि ये जो यूनिट है ये क्लास 9th से ली गई है। 9th में भी आपने एआई लिया होगा, वहां पे आपने एआई के बेसिक्स, एआई प्रोजेक्ट साइकिल सारी चीजें पढ़ी होगी, बस उसी को हम यहां पर रिवाइज कर रहे हैं 10th क्लास की फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, तो आपके पास यदि ओल्ड भी बुक है या न्यू भी बुक है तो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बस यूनिट का नाम बदल दिया है, दैट इज रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एआई एथिक्स। तो आज के सेशन में बेसिक्स के साथ में हम क्या करने वाले हैं, पूरे यूनिट को कवर करेंगे। ठीक है जी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझने के पहले ये समझो कि हिस्ट्री के टाइम से, जब से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है ना, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, तब से ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को इजी और कन्वीनियंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। आप अपनी लाइफ को कितना इजी और कितना कन्वीनियंट बना सकते हो, उसके लिए हम मशीन्स को, टूल्स को डेवलप करते हैं। तो बस आज इस लेवल पे हम आ चुके हैं कि भाई हम मशीन को चाहते हैं कि वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करे, हमारी जगह मशीन्स पूरा काम कर दे, ये हम चाहते हैं आज। ठीक है भाई, हमारे जो भी काम होते हैं रोजमर्रा के या जो भी आपके ऑफिशियल वर्क होते हैं, व्हाटएवर वर्क, आप चाहते हो कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो कि आपके इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर काम करे, जैसे आप चाहो वैसे बिहेव करे, जैसे आप चाहो वैसा डिसीजन ले। तो इसी के लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है जी। और इसका एक सबसे पॉपुलर एग्जांपल आपके हाथ में होने वाला एक डिवाइस जिसका नाम है स्मार्टफोन्स। ये पूरा एआई से भरा हुआ है यदि हम बात करें आज की दुनिया की। ठीक है, तो आज आप अपनी लाइफ को बिना खाए पिए जी सकते हो आराम से, है ना। यदि आपको 2-3 दिन नहीं मिलेगा तो आप आराम से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर लोगे, लेकिन क्या बिना फोन के रह सकते हो, बिना अपने स्मार्टफोन के रह सकते हो? नहीं। वाई? बिकॉज आपकी सारी चीजें आजकल स्मार्टफोन में होती है। आपकी जेब में पैसे हो या नहीं हो चल जाएगा, लेकिन आपके मोबाइल फोन में यदि आपने नेट बैंकिंग या आप यूपीआई पे का यूज करते हो तो बेटा जी आप अपने आप में आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं।
तो जो स्मार्टफोन है ना, दिस इज द ग्रेट एग्जाम्पल, दे आर नो लॉन्गर जस्ट फॉर कॉल्स। अब ये सिर्फ कॉल्स तक के लिए लिमिटेड नहीं है, बट हैव बिकम स्मार्ट कंपेनियंस दैट हेल्प अस इन मेनी वेज। ठीक है, आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है, आपको डोमिनोज से पिज्जा बुलवाना है, आपको गेम्स खेलना है, मूवीज देखना है, आपको कोई घर बैठे कोई ऑनलाइन आपका काम करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपको हॉस्टल सर्च करना है, आपको रेलवे के टिकट्स बुक करना है, वॉट एवर वर्क यू वांट ना, आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, विद द हेल्प ऑफ सम वेबसाइट्स, जिसमें ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें मिल जाती है। तो है ना एक बेस्ट कंपेनियन हमारा, राइट तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एआई पर अब डिपेंड होते चले जा रहे हैं, इस टेक्निक पर, इस टूल पर, इस टर्मिनोलॉजी पर, जो कि बहुत ट्रेंडिंग और पॉपुलर दिन पे दिन होती जा रही है, इस पर डिपेंड होते चले जा रहे हैं। आखिर में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है मैम, जो हम दिन रात सुनते हैं, है ना, ये क्वेश्चन सभी के माइंड में आता है और ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स इसको समझते भी, बट जनरली हम क्या बता देते हैं, हम बता देते हैं एप्लीकेशंस इसके, मैम एआई की मदद से ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज आर्टिफिशियल एंड अदर इज इंटेलिजेंस। मानते हो? आर्टिफिशियल का मतलब जो नकली होता है, जो मेन मेड होता है, जो ह्यूमन मेड होता है, वो आर्टिफिशियल कहलाता है। तो वही ना, आर्टिफिशियल मीन्स समथिंग मेड बाय ह्यूमंस, जो कि किसने बनाया है, जो कि ह्यूमंस ने बनाया है। एंड इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करोगे? इंटेलिजेंस क्या होगा? इंटेलिजेंस मतलब कि लर्न टू थिंग्स और कैपेबल टू डू एनी थिंग्स। जब आप किसी चीज को सीखते हो, समझते हो, उस पर अपनी एक्सीलेंस अप्लाई कर देते हो बेटा जी, वो इंटेलिजेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपको आज मैं बता रही हूँ कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टर्म होती है, आज के पहले आपने जो सुना होगा वो एक अलग होगा, लेकिन आज के इस लेक्चर के बाद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर यूज और क्या एआई है, क्या एआई नहीं है, सब बताओगे। तो आपका एक जो नॉलेज लेवल होगा वो सेशन के बाद में एक अलग ही होगा, देख लेना, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जो हमारा नॉलेज लेवल है उसको जब हम अप्लाई करते हैं किसी फील्ड में और उसमें जब एक्सीलेंस पा जाते हैं, तो बेटा जी वो इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस का मतलब मीन्स द एबिलिटी टू लर्न, थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि आप चीजों को सीखते हो, समझते हो, सोचते हो और उस पर्टिकुलर लर्निंग पे बेसिस पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। दिस इज नोन एज इंटेलिजेंस। ठीक है जी। तो अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आई नो दैट कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बट जनरली हम इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो अब आंसर कर पाओगे या नहीं कि भाई इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू लर्न, सॉल्व एंड थिंक द प्रॉब्लम्स, और आपके आसपास एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उसको सोचना, समझना और उसके बेसिस पर डिसीजन लेना। दिस इज नोन एज इंटेलिजेंस। ओके, सो इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कुल मिला के अब हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि हम ऐसी मशीन्स बनाएं जो कि ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट बन सके, ह्यूमंस की तरह सोच सके, ह्यूमंस की तरह समझ सके, ह्यूमंस की तरह डिसीजन ले सके। तो एक तरीके से आप एक आर्टिफिशियल ह्यूमन ही बनाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज नोन एज एआई। ओके जी। सो इंटेलिजेंस फ्रॉम, ये इंटेलिजेंस वर्ड कहां से आया है? इंटेलिगियर वर्ड से आया है। इसका मतलब टू अंडरस्टैंड, चीजों को समझना। नाउ रेफर्स टू द एबिलिटी टू लर्न, रीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स, अडॉप्ट एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज। इट इंक्लूड्स योर क्रिएटिविटी, हैंडलिंग न्यू चैलेंजेस एंड सिचुएशंस। ठीक है जी। अब यदि हम इसको एक्सप्लोर करें, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वेराइटी ऑफ पीपल आर हियर। यदि मैं आपके स्कूल के क्लासरूम की बात करूं तो आपकी क्लास में भी जो 30-40 स्टूडेंट्स होंगे वो सब भी वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सब एक जैसे होते हैं क्या? सबके अंदर एक जैसे थिंकिंग होती है? सबके पास एक जैसी कैपेबिलिटीज होती है क्या? नहीं होती है ना। तो जैसे वैरायटी ऑफ पीपल होता है, वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंस भी होती है। समझ में आई बात? अब कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं मैथ्स में, कुछ साइंस में बहुत अच्छे हैं, कुछ डांस बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बहुत प्यारा गाते हैं, उनकी आवाज इतनी अच्छी लगती है, कुछ है जो कि चुटकियों में मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका लैंग्वेज पार्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छा हिंदी में लिखते हैं, कुछ की हैंड राइटिंग्स बहुत सुंदर होती है। तो वैरायटी ऑफ पीपल होता है, उनमें वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंस होती है ना। तो हमें भी ये इंटेलिजेंस मशीन में डेवलप करनी होती है। समझ में आई मेरी बात? तो लेट अस एक्सप्लोर दिस एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस विद अ फ्यू एग्जांपल्स। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको लिख करके आना है, वो अब आपको समझ में आ जाएगा। सो डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर ने इन हिज 1983 बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड, उनकी जो बुक थी 1983 में, उन्होंने फ्रेम्स ऑफ माइंड में 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। उन्होंने 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को प्रपोज किया था जो अलग अलग लोगों में अलग अलग लेवल पर होती है, ठीक है। सो पीपल एक्सेल इन डिफरेंट एरियाज। अब आप अलग अलग एरियाज में एक्सेल करते हो, जैसे मैंने बताया कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा है कि और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, डर लगता है भाई बस कैसे तैसे 10th निकल जाए मैथ्स से, हम तो 11th 12th में मैथ्स देखने भी नहीं वाले। और वहीं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स इतना अच्छा लगता है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, उनको मैथ्स से प्यार हो जाता है कि भाई ठीक है आगे आप 11th 12th में अपना करियर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, जो भी आपको बनना है, साइंटिस्ट वगैरह, आप इसी फील्ड में आगे बढ़ने वाले हो। तो डिफरेंट लेवल का इंटेलिजेंस होता है, उसमें जो पर्सन होते हैं वो उसमें एक्सेल करते हैं। तो साइंटिस्ट की बात कर लो, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात कर लो, कुछ ऐसे एथलीट्स होते हैं जिनमें बेसिकली हम बात करें यहाँ पे तो नेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। जो पोएट्स होते हैं उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, तभी तो वो इतनी अच्छी पोएम्स और वो सारी चीजें लिख पाते हैं, बोल पाते हैं, ठीक है। सो दे हेल्पिंग इन सक्सेस इन देयर फील्ड्स। यही इंटेलिजेंस है जो आपको आगे सक्सेस पाने में हेल्प करती है। अब वो किस 9 टाइप के इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट आ जाता है आपका वर्बल लिंग्विस्टिक, जो आपको स्मार्ट बनाता है, जो आपके वर्ड्स के थ्रू आपको स्मार्ट बनाता है, ठीक है। मीन्स वही आई एम टेलिंग यू कि कुछ ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं लिखते हैं, जो इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलते हैं लिखते हैं, जिस भी लैंग्वेज में उनका स्किल्स होता है, जिस भी लैंग्वेज में वो मास्टर कर रहे होते हैं बेटा, वो उनका इंटेलिजेंस बन जाता है। तो एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज वेल आइदर इन ओरल और इन वर्बल फ्रॉम विद स्किल सच एज रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक, वो इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। वहीं बात करें लॉजिकल मैथमेटिकल, अगेन आई एम टेलिंग जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, जिनके लॉजिक्स बहुत सही होते हैं, है ना। आप 10 फ्रेंड्स हो सपोज, और 10 में से कुछ 2 ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास हमेशा बहुत अच्छे आइडियाज रहते हैं, तो आप उन्हीं से कंसल्ट करने की कोशिश करते हो, राइट। तो उनके पास लॉजिक्स, उनके पास आइडियाज अच्छे होते हैं। तो बेटा जी ये हर किसी में डेवलप हो जाए ये जरूरी नहीं होता है ना, हर किसी पर्सन में अलग अलग लेवल की इंटेलिजेंस होती है। सो एबिलिटी टू रीजन लॉजिकली, एनालाइज प्रॉब्लम्स, वो आपको सही सॉल्यूशन बताते हैं, आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करते हैं, है ना। कोई भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं आप लॉजिक स्मार्ट टाइप इंटेलिजेंस, ठीक है। नाउ नेचर स्मार्ट इंटेलिजेंट, ये क्या होता है, ये नेचुरलिस्टिक होता है, मींस कि आपको नेचर से प्यार होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको गार्डनिंग का बहुत शौक होता है, जो बहुत ज्यादा नए प्लांट्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एनवायरमेंट बहुत अच्छा लगता है, जो बाहर रहना पसंद करते हैं, हरियाली अच्छी लगती है, ठीक है। तो दिस आर कॉल्ड कि आप प्लांटिंग करना पसंद करते हो, राइट। सो दिस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड नर्चर नेचर्स एंड लिविंग बीइंग्स, उन्हें वाइल्ड लाइफ से प्यार होता है, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज बॉडीली नेस्थेटिक। अब ये क्या होता है, यहाँ पे बात करें तो वो सारे पर्सन्स आते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, किसमें, जिनको बेसिकली हम बात कर लें जो अपने बॉडी मूवमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को स्किलफुली कंट्रोल कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स स्किल्स सच एज कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड दे हैव फाइन मोटर कंट्रोल्स, ओके। इसमें एथलीट्स वगैरह आते हैं, समझ में आई बात। अब हर किसी को स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी को बैडमिंटन बहुत अच्छा लगता है, किसी को फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है, कोई क्रिकेट से प्यार करता है ना। तो ये सब डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंस और आपके इंटरेस्ट होता है, तो आप उसी में आगे बढ़ने की फिर कोशिश कर रहे होते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक सेल्फ स्मार्ट पर्सन्स आर आल्सो हियर। सो द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वंस ओन स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अंडरस्टैंड वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे भी पीपल होते हैं दुनिया में जो ये खुद को पहचानना ज्यादा अच्छे से जानते हैं, मतलब वो नेचुरलिस्टिक होते हैं, है ना। मीन्स हम बात करें उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, खुद को बेटर समझते हैं। और ये जो क्वालिटी जिनमें होती है ना, जो सेल्फ को समझ पाते हैं, जो सेल्फ को कंट्रोल कर पाते हैं, वो दुनिया में हर जंग को जीत सकते हैं, है ना। ये क्वालिटी डेवलप करनी होती है, आती नहीं है बेटा जी, है ना जी। चलिए नेक्स्ट इज पीपल स्मार्ट इंटरपर्सनल, वही कम्युनिकेशन स्किल्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में हर चीज का सॉल्यूशन होता है, बस वो एक बार बोल दे हमारा काम हो जाता है, या बात करके ही आपको आधी चीजों का सॉल्यूशन मिल जाता है, होता है जनरली। अब ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं है, बट कुछ ऐसे होते हैं जो आपको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। आपके क्लास में कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, आपके पेरेंट्स में हो सकता है कि आपकी मदर बहुत अच्छी हो, जो आपको हर चीज को सॉल्यूशन बताती हो, आपको बहुत अच्छे से समझती हो, ठीक है। तो इसमें काउंसलर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, लीडर्स आते हैं, दे आर इंटरपर्सनल। उनका कम्युनिकेशन का तरीका इतना बेस्ट होता है कि आपको आधी चीजों को सॉल्यूशन वही मिल जाता है। नेक्स्ट इज म्यूजिकल
इंटेलिजेंस। अब कुछ बच्चे म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया पियानो गिटार वगैरह बजाते हैं, अब हर कोई नहीं कर सकता, ये भी इंटेलिजेंस किसी किसी में ही होती है। अंडरस्टैंड, सो दिस रिफर्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पिच, टोन एंड क्रिएट म्यूजिक एज वेल एज रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, रिदम्स एंड साउंड्स। वहीं बात कर ले विजुअल स्पेशियल पिक्चर स्मार्ट, तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे भी पर्संस होते हैं जो बेसिकली आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में, मतलब बहुत सुंदर सी ड्राइंग, बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाते हैं, कुछ भी उनको बनाने को बोल दो, कैसा भी स्केच बोल दो, बस वो कुछ ही सेकंड्स में बना देंगे। आपको एक आई भी बनाना नहीं आएगा लेकिन वो पूरा फेस ड्रॉ करके दे देंगे, है ना, हूबहू आपकी शक्ल का। तो वो भी एक क्वालिटी, वो भी एक इंटेलिजेंस होती है जो कि हम अलग से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसको आप बोल सकते हो कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स लाइक हाइट, डेप्थ, ब्रेड्थ एंड बीइंग एबल टू प्रोसेस दैट इन आर्किटेक्चर और आर्ट लाइक पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड मॉडल्स, राइट। आजकल फोटोग्राफी वगैरह में भी आप देखते हो कि हर किसी को इंटरेस्ट होता है, लेकिन कुछ ही है जो बहुत बेस्ट फोटोग्राफी करते हैं, है ना जी। नाउ नेक्स्ट इज एग्जेंशियल, तो ये 9th टाइप की इंटेलिजेंस पे हम आ चुके हैं। एबिलिटी टू डीप फिलोसॉफिकल थिंकिंग about the origin of humans, purpose of life, great thinkers possess this intelligence। अब कोई जो deep thinkers होते हैं, जो great thinkers होते हैं, जो हर किसी चीज को बहुत सोच समझ के करते हैं, तो they have this essential intelligence। okay, so hopefully आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया कि बेटा कितने टाइप की इंटेलिजेंस होती है और हर एक पर्सन के पास में डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है। तो जब हमारे पास अलग अलग लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं तो हम भी मशीन को उसी तरीके की इंटेलिजेंस देने की कोशिश करते हैं। हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक ऐसा मॉडल, एआई मॉडल या एक ऐसा एआई मशीन बनाए जिसमें सारे टाइप के इंटेलिजेंस आप डेवलप कर सकते हो, जो अपने आप में बहुत टफ होता है ना। ऐसा मशीन डेवलप करना, और मशीन डेवलप कैसे करना है, मशीन कैसे बिहेव करती है। आपने बहुत सारे रोबोट्स भी देखे होंगे, है ना, रोबोटिक मूवीज आपने देखी है बहुत सारी, आजकल तो एआई बेस्ड मूवीज भी बनने लगी। ये एक्चुअल में होता कैसे है ना, तो ये सब समझने के पहले ये समझो कि जब भी आप किसी भी चीज के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हो, तो आप अपनी इंटेलिजेंस के बाद की प्रोसेस क्या होती है। इंटेलिजेंस की बाद की प्रोसेस होती है कि आप डिसीजन लेना सीख जाते हो, ठीक है। आपको किसी भी चीज का नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज आ गया, नॉलेज आप अप्लाई करोगे, कहीं तो अप्लाई करोगे। आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आपने एग्जाम कंडक्ट किया, आपने अपने एग्जाम दिया, 10th का एग्जाम दिया, 9th का एग्जाम दिया, तो आपके मैथ्स में बहुत बढ़िया मार्क्स आ गए, तो आपने एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया कि मैम आप 10th के बाद 11th 12th में भी मैं मैथ्स ही लेने वाला हूं। आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल। सपोज आप कंप्यूटर साइंस में बहुत बढ़िया हो, आपको 6-7 से ही कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का बहुत इंटरेस्ट है, तो आपने 6 में भी कंप्यूटर पढ़ा, 8th में भी लिया, 9th में भी आपने एआई ले लिया, अब आपको रोबोटिक्स में जाना है क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। आपने 10th में भी 9th में भी बहुत बढ़िया मार्क्स आपने अचीव किए आपके एआई में, कंप्यूटर साइंस में, तो अब आपने ये डिसीजन ले लिया है कि आपको 11th 12th में भी कंप्यूटर साइंस लेना है, आपको डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर, एआई एमएल इंजीनियर यही बनना है ना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें, आपकी इंटेलिजेंस उसमें। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास नॉलेज होता है तो उस नॉलेज को हम इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करते हैं और वही इंटेलिजेंस के बेसिस पर फिर हम डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मशीन्स में भी होता है, मशीन्स को भी आप ट्रेन करते हो। जब मशीन ट्रेन होना शुरू करती है तो मशीन इंटेलिजेंट बनती है, और मशीन जब इंटेलिजेंस बन जाती है तो बेटा जी वो डिसीजन लेना शुरू कर देती है। जैसे एक छोटे से बच्चे को आप कैसे रेडी करते हो, जब आप छोटे थे तो आप नर्सरी में थे, KG 1 में थे, KG 2 में थे, आपका इंटेलिजेंस लेवल कम था, है ना, और धीरे 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 जैसे आप 6th 7th 8th 9th में आए हो, तो 9th में आके आप ये देख सकते हो कि आपका जो आज इंटेलिजेंस लेवल है वो किस लेवल का है। 10th में आके आप ये देख पा रहे हो कि आप 10th में आ चुके हो, तो बेटा जी आपका इंटेलिजेंस लेवल किस लेवल का है। तो मेरी बात समझ में आ रही है। तो आफ्टर इंटेलिजेंस हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर फॉलो करते हैं। तो ट्रू असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसका जो असेसमेंट है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर ही होता है, ठीक है, कि कोई भी पर्सन किसी सिचुएशन में डिसीजन लेना कैसे समझता है या कैसे लेता है वो डिसीजन राइट होता है, रॉन्ग होता है ना, वो बेसिकली आपके इंटेलिजेंस को ही चेक किया जाता है यहाँ पर। तो सेम हम यहाँ पर मशीन्स के लिए भी करते हैं। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग अ सिचुएशन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएटिंग अवेलेबल ऑप्शंस, कंसीडरिंग पोटेंशियल आउटकम्स एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स फॉर एक्शन बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब डिसीजन लेने के लिए भी बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, आप ऐसे ही कोई भी डिसीजन नहीं ले लेते हो, ठीक है, क्या, तो यहाँ पर एक थिंकिंग स्किल्स को आपको फॉलो करना होता है। तो कोई भी डिसीजन जब आप लेते हो तो उसकी कुछ 7 से 8 स्टेप्स होती है, ये समझ लेना, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं।
What are the steps to taking decision, या how machine takes decision, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जस्ट लाइक अ ह्यूमन, जैसे ह्यूमंस डिसीजन लेते हैं वैसे ही हम मशीन को भी ट्रेन कर रहे होते हैं डिसीजन लेने के लिए, ठीक है जी। तो पहला स्टेप होता है कि भाई डिसीजन आपको लेना क्यों है, क्या प्रॉब्लम थी या क्या क्राइटेरिया, किस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। तो पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद में उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने की कोशिश करो। कलेक्ट करने के बाद में आप उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस को सर्च कर सकते हो, है ना, कि ये प्रॉब्लम है, ये डेटा हमने उसके बेसिस पे कलेक्ट किया है, तो अब इस बेसिस पे आपको क्या क्या सॉल्यूशंस दिख रहे हैं। अब उन सॉल्यूशंस में से आप कंपेयर करो कि बेस्ट सॉल्यूशंस कौन सा होगा। जैसे ही कंपेयर कर लेते हो तो आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाता है, उस बेस्ट सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करके डिसीजन में आप कन्वर्ट कर लेते हो और ऐसे आप एक प्रॉपर डिसीजन तक पहुंच जाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप ही को कहूं मैं कि आफ्टर 10th के बाद 11th में आपको कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए, है ना। तो अभी ये बिगेस्ट प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी है, मतलब अभी तो आप 10th में हो लेकिन अभी से आपको टेंशन लग गई होगी कि यार 11th में क्या लूंगा मैं। जो बच्चों के माइंड में क्लियर है कि मुझे 11th में कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में, तो वो तो सॉर्ट आउट है, वो तो वही करेंगे, है ना। लेकिन कुछ अभी भी पैनिक होंगे और इस चीज को लेकर सोच रहे होंगे कि भाई 11th में आखिर क्या हमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि 10th में आपके मार्क्स कैसे आते हैं। यदि आप साइंस में आगे बढ़ना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट साइंस में है, तो साइंस के मार्क्स देखो, आपका इंटरेस्ट देखो, तो इसके बेसिस पे फिर आप डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर देते हो। सपोज आपने सोच लिया कि भाई 11th 12th के बाद अब आपको कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, तो आप पूरे इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस को सर्च करोगे, इंटरनेट से सारे डेटा को कलेक्ट करोगे और डेटा निकालने के बाद में आप फिर कंपेयर करोगे कि यार मैंने 4 कॉलेजेस सिलेक्ट किए, इन चारों में बेस्ट कौन सा है, किसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, कहां आपको हॉस्टल रूम्स मिल रहे हैं, कहां पे आपको फूड वगैरह की फैसिलिटी मिल रही है, किस कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, किस कॉलेज में फीस कम है, कहां कैंपसेस आते हैं। तो ये सारा डेटा आपने कलेक्ट करने के बाद कंपैरिजन किया। अब आफ्टर कंपैरिजन आप एक बेस्ट सॉल्यूशन तक पहुंचे। तो जिस कॉलेज में आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, अप्रोक्सीमेट आपको सारी मतलब 2 4 5 फैसिलिटीज भी जहां आपको मिल रही है कि आपका एकोमोडेशन भी हो जाए, आपका फीस वगैरह भी निकल जाए, वहां पे प्रॉपर्ली कैंपस भी आते हो, तो आपने वो जो कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लिया। अभी से आपने डिसीजन अपने लिए लेकर रखा है, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ अबाउट कि आप क्या करते हैं, हम कोई भी डिसीजन जब हमें लेना होता है तो फर्स्ट वी आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद में हमें डेटा को कलेक्ट करना होता है। डेटा कलेक्ट करने के बाद में हम उसको कंपेयर करते हैं और एक बेस्ट सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं और वही बेस्ट सॉल्यूशन आपका फाइनल डिसीजन होता है। तो आ गई बात अच्छे से समझ में। अब यदि एग्जाम में आया क्वेश्चन तो अटेंड करके आ जाओगे। चलो अब देखते हैं कि इस डिसीजन मेकिंग और एक्सपीरियंस वाली टेक्निक में टाइप के डिसीजंस हो सकते हैं। देखो हर एक पर्सन अलग अलग लेवल से गुजरता है। आप पहले छोटे थे, फिर आप थोड़े बड़े हुए, टीनेजर में आए, अब आप एडल्ट होंगे, फिर आप कहीं जॉब भी करोगे, है ना। तो ऐसे अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप के डिसीजंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं बात कर लूं प्रोग्राम्ड डिसीजन की, तो बेटा जी प्रोग्राम्ड डिसीजन क्या होता है? वो डिसीजन जो होता है बेसिकली आपने पहले से लिया होता है, आपको पता है, आप पहले से प्लानिंग कर लेते हो उस डिसीजन के लिए, वो प्रोग्राम डिसीजन होता है। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल आपको रिसेंटली दिया कि आपको 11th और 12th के बाद में, सपोज आप अभी 12th क्लास में हो, सपोज फॉर एग्जांपल मान लो, तो अब आपको कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है, तो आप भाई 10th से ही लग जाते हो तैयारी में कि मेरे 10th में ऐसे मार्क्स आएंगे या मेरा 10th में इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो मैं सपोज साइंस में इंटरेस्ट है तो मैं 11th में भी साइंस लूंगा, 12th में भी साइंस लूंगा, और 12th के बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज सर्च करना है तो भाई IIT JEE नीट जो भी एग्जाम है आपकी वो आपको क्रैक करना है और उसके बाद आपको इस बेस्ट कॉलेज में जाना है। तो आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो चुकी है। तो वो डिसीजन, वो बेसिकली टास्क जो कि आप प्लान कर रहे होते हो और वो पहले से आप प्रोग्राम करके रखते हो, दैट इज नोन एज प्रोग्राम डिसीजन। ठीक है जी। और वही बात करें यदि अनप्रोग्राम डिसीजन की, तो ये छोटे मोटे जो डिसीजंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं बात करूं आपको कल कौन सा ड्रेस पहन के जाना है, ठीक है, तो आपने अभी डिसाइड नहीं किया, एट ए टाइम आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। जैसे आपके घर में सुबह कुछ और डिशेस बनी है, रात में आप चाहते हो कि आपको क्या बनाना है, तो वो आप एट ए टाइम डिसाइड कर लेते हो, जो पहले से प्रोग्राम्ड नहीं होता, जो पहले से प्लान नहीं होता है, वो अनप्रोग्राम्ड डिसीजन होता है। वहीं बात करें स्ट्रेटेजिक डिसीजन की, तो यही जो प्रोग्राम्ड डिसीजन होते हैं वही स्ट्रेटेजिक डिसीजन में आ जाते हैं, जिसके लिए हम पहले से स्ट्रेटेजी बनाकर रखते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे होते हो तो वो एम्प्लॉयज के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं, है ना, जैसे सैलरी हो गया आपका, पेरोल सिस्टम हो गया आपका, लीव से लेकर जो डिसीजंस होते हैं जो पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं कि मंथ में आपको 2 लीव मिलेगी, इतने दिन नहीं आओगे तो आपका सैलरी डिडक्ट हो जाने वाला है, जो डिसीजंस पहले से ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज के फेवर में लेके रखता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस होते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन
का एक एग्जांपल आपके बारे में बताती हूँ। तो आप अपने रूम को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो? आपने डिसीजन ले लिया है कि कबर्ड यहाँ रहेगा और आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो यहाँ पर रहेगा। ये आपने एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में अपने रूम को लेकर डिसीजन लिया हुआ है, ठीक है जी। अब कुछ भी इधर उधर होता है तो फिर वो आपका हेडेक नहीं होता, आपको सारी चीजें जगह पर चाहिए, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल, और उसी के लिए आपने डिसीजन लिया हुआ है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया है। सो इवन आफ्टर मेकिंग अ डिसीजन वी कैन एडजस्ट इट, गैदरिंग मोर इंफॉर्मेशन एंड इंप्रूविंग द आउटकम। तो आपके डिसीजन के बेसिस पर आप क्या करते हो, एक अच्छी आउटकम, एक अच्छा रिजल्ट लेने की कोशिश करते हो, ठीक है जी। अब इतना तो हमने समझ लिया मैम इंटेलिजेंस के बारे में कि इंटेलिजेंस इतने टाइप की होती है, इंटेलिजेंस के बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। तो अब यदि हम बात करें पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो डेफिनेशन यदि एग्जाम में आ गई तो क्या लिख कर आओगे? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम्स दैट इनेबल मशीन्स टू मिमिक इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड परफॉर्म टेक्स वंस डन ओनली बाय ह्यूमंस। तो ये बहुत सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे लाइन लिखी हुई है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ आज या कल की नई टर्म नहीं है, कुछ 2, 4, 5 साल से ट्रेंडिंग नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि 2, 4, 5 साल पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आया है मार्केट में। बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का ही एक फील्ड है जो अगेन मैं बताऊं आपको तो 90s के समय से चला आ रहा है, ठीक है। इसकी शुरुआत की थी बेसिकली एआई वर्ड जो है वो जॉन मैकार्थी ने 1956 में डॉर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में बताया था। देखो 1956 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जॉन मैकार्थी ने बेसिकली इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ एआई कहते हैं। इन्होंने इस पर्टिकुलर डॉर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि क्यों ना मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाया जाए, क्या मशीन भी ह्यूमंस की तरह सोच सकती है, समझ सकती है। तो उन्होंने इस वर्ड को एआई नाम देकर बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की थी। लेकिन आज इस पर्टिकुलर एरा में जिसमें हम जी रहे हैं 20वीं सदी में, आप ये देख सकते हो कि एआई कितना ज्यादा ट्रेंडिंग और कितना ज्यादा पॉपुलर बन चुका है। जो एक कंप्यूटर साइंस का एक छोटा सा पार्ट था वो आज एक अलग से पार्ट बन चुका है, अलग से एक फील्ड बन चुकी है। तो कंप्यूटर साइंस तो अलग हो गया और एआई अलग हो चुका है। समझ में आ रही है मेरी बात? सो सिंस देन एआई हैज एडवांस्ड रैपिडली ड्यू टू इंप्रूवमेंट्स इन कंप्यूटिंग पावर ना, डेटा अवेलेबिलिटी एंड एल्गोरिथम्स हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड मेक बेटर डिसीजंस। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करके एक बेटर डिसीजन तक पहुंचने के लिए आप ऐसी मशीन्स बनाना चाहते हो जो ह्यूमंस की तरह मिमिक कर सके, ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सके, है ना। तो आप एक तरीके से ह्यूमंस को रिक्रिएट कर रहे हो आर्टिफिशियल फॉर्म्स में। तो रिक्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स, दिस इज नोन एज एआई, ठीक है जी। चलिए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी एआई मशीन में, वन इज ऑटोनॉमी एंड वन इज अडैप्टिविटी। आप कैसे पहचानोगे कि कोई मशीन एआई बेस्ड है या एआई बेस्ड नहीं है? अभी मैंने आपके सामने कोई मशीन या कोई टूल रख दिया और आपको ये बताना होगा कि बेटा ये एआई बेस्ड है या नहीं है। तो 2 फीचर होते हैं जो उसमें हम देखते हैं, वन होता है अडैप्टिविटी एंड अदर होता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि मशीन जो भी काम कर रही है, मशीन जो डिसीजन ले रही है, जो भी वर्क परफॉर्म कर रही है, वो बेसिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन कर दे, दैट इज ऑटोनोमस। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन। बिना कोई ड्राइवर के भाई सेल्फ ड्राइविंग कार अपने आप चलती है, अपने आप सारी चीजों को हैंडल करती है। सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है तो रुक जाती है, डायरेक्शंस टर्न कर लेती है। तो ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, मींस दैट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इज डूइंग समथिंग, तो हम उसको कहेंगे ऑटोनॉमी। सो मींस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन यदि कोई चीज हो रही है तो वो ऑटोनॉमी कहलाती है, ठीक है। अब वही बात करें हम अडैप्टिविटी की, तो अडैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? इट इज अ सिस्टम्स एबिलिटी टू लर्न एंड इंप्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे कोई मशीन एक्सपीरियंस से सीखती है, मींस लाइक म्यूजिक ऐप। अब कोई म्यूजिक ऐप आप जो यूज करते हो, या आप इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज करते हो, या आप स्नैपचैट यूज करते हो, वॉट एवर एनी एप्लीकेशन यू आर यूजिंग, तो जो भी आप सर्च करते हो, सपोज आपको म्यूजिक्स में इंटरेस्ट है, आप बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हो, तो बेटा जी आपने यदि एक बार किसी भी एक एप्लीकेशन में कोई भी सॉन्ग सुना है ना, तो उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस आपको आने लगते हैं। मतलब कि वो एप्लीकेशन आपके इंटरेस्ट को अडॉप्ट कर रही है, आपके बिहेवियर को अडॉप्ट कर रही है और उसी के बेसिस पर फिर रिकमेंडेशन दे रही है। तो दिस इज हाउ अबाउट एआई। तो मेरी बात समझ में आ गई कि एआई में 2 फीचर्स होते हैं। किसी भी एआई टूल में, एआई मशीन में आपको 2 फीचर देखने को मिलेंगे, वन इज ऑटोनॉमी एंड वन इज adaptivity. So whether a program or machine may be said to possess artificial intelligence ना, we should check the presence of these 2 characteristics. तो कभी भी आपसे कोई कुछ पूछे ना कि यार ये मशीन एआई है या नहीं है, तो आपको ये 2 चीजें उसमें देखना है कि ये ऑटोनोमस है या नहीं और ये अडेप्टिबिलिटी इसमें है या नहीं, ठीक है जी। चलिए, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डिस्टिंक्शन बिटवीन एआई वर्सेस नॉन एआई इज नॉट रिजिड।
अभी आप भी कंफ्यूज हो जाओगे यदि मैं आपसे कहूंगी कि भाई दो मशीन्स मैंने आपके सामने रखी है और बताओ ये एआई है या नहीं है। अगर मैं बात करूं चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर की और मैं बात करूं एक स्मार्ट एसी की, तो आपको ये बताना होगा कि ये दोनों टूल्स जो हैं, आजकल तो भाई सारे डिवाइसेस एआई इनेबल्ड आ रहे हैं, आपने सुना ही होगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों एआई इनेबल्ड है? यदि मैं बोलूंगी कि नहीं इसमें से एक डिवाइस नॉट एआई है और एक डिवाइस एआई बेस्ड है, तो आपको बताना होगा कि कौन सा डिवाइस एआई है कौन सा नॉट एआई है। और वो कैसे बताओगे? ऑटोनोमस और एडेप्टिविटी पर। समझ में आई बात? तो देखो यहां पर अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि सम सिस्टम्स में क्लियरली आइडेंटिफाइड एज एआई और नॉट एआई। इट मे बी पॉसिबल दैट सम अदर सिस्टम्स में possess the characteristics of AI only on certain extent, neither fully AI based और nor AI in nature। तो कुछ ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें एआई के फीचर्स होते हैं बट वो फुल एआई नहीं होते, कुछ पार्शियली एआई भी हो सकते हैं। अब आप सोच रहे हो मैम ये क्या होगा, तो उसके एग्जांपल्स भी अभी आप बताऊंगी। देखो एआई की बात करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर्स, वो मशीन्स, वो मॉडल्स, वो टूल्स दैट हैव द एबिलिटी टू ऑपरेट ऑटोनोमसली एंड अडैप्ट द यूजर बिहेवियर। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि एआई मशीन वही मशीन है जिसमें ऑटोनोमस भी होता है और जिसमें अडैप्टिविटी भी होती है, मतलब वो यूजर के बिहेवियर को अडैप्ट कर लेता है। ठीक है, कि जो भी यूजर उस एआई मॉडल पर, एआई सिस्टम पर काम कर रहा है तो उसका क्या बिहेवियर है, उसको किस तरीके का डेटा चाहिए, वो किस तरीके से आपसे जो है प्रोसेसिंग चाहता है। ठीक है, अब वो एआई हुए। नॉन एआई का यदि हम बात करें तो नॉन एआई सॉफ्टवेयर मशीन परफॉर्म्स अ फिक्स्ड सेट ऑफ फंक्शंस एंड रिक्वायर यूजर इनपुट टू ऑपरेट एंड डू नॉट अडॉप्ट टू यूजर बिहेवियर और प्रेफरेंसेस। नॉन एआई सिर्फ ऑटोमेशन वाले टूल्स होते हैं, इनमें अडैप्टिविटी वाला फीचर नहीं होता है। तो याद रखना दिस इज द मेजर डिफरेंस। एआई में ऑटोमेशन अडैप्टिविटी दोनों होती है, नॉन एआई में सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन वाले फीचर्स होते हैं। ठीक है जी। वहीं बात करें पार्शियली एआई की, तो पार्शियली सॉफ्टवेयर मशीन्स हैव सम लेवल ऑफ ऑटोनॉमी और अडैप्टिविटी बट नॉट द एक्सटेंट ऑफ फुल एआई। पार्शियली एआई वाले वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सिस्टम्स होते हैं जिनमें एक लेवल ऑफ अडैप्टिविटी हम बोल सकते हैं कि होती है। ठीक है, बट फुल ऑफ एआई नहीं होते हैं। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेफिनेटली नॉट, वी शुड कंपेयर इट टू समथिंग वी अंडरस्टैंड बेटर, ह्यूमन इंटेलिजेंस। बट आर दीज टर्म्स कंपेरेबल? क्या आप ह्यूमंस को मशीन से कंपेयर कर पाओगे? यदि मैंने ऐसा कहा कि आप एक मशीन को ह्यूमन से कंपेयर करो तो क्या आप कर पाओगे? Why is artificial intelligence so difficult to define? Let us find out. ये फाइंड आउट करते हैं अब हम। सो लेट अस कंसीडर टू टास्क। अब यहाँ पे मैं दो टास्क आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना, जो ये बताएगी कि क्या काम ह्यूमंस के लिए इजी है और क्या काम मशीन के लिए इजी है, या कुछ ऐसे काम जो ह्यूमंस के लिए टफ है या मशीन के लिए टफ है। तो यहाँ पे ना पहला एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है पिकिंग अप एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास, आपका एग्जाम्पल ले रही हूँ, ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले रही हूँ, आपके पास एक पेपर का है ना, एक कार्टून पेपर का बॉक्स है और वही वो बॉक्स उठाना आपके लिए कितना इजी होगा, और वही एक हार्ड वुडन बॉक्स है और वुडन बॉक्स उठाना आपके लिए कितना टफ होगा। तो ये दोनों चीजें ह्यूमंस कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, देखकर ही समझ जाते हैं, अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं। आप इजीली आइडेंटिफाई कर जाओगे कि भाई पेपर बॉक्स है तो आराम से ग्रैब कर सकते हो आप उसको, और यदि कोई स्टोन होता है, कोई पत्थर होता है या कोई वुडन बॉक्स होता है, कोई हैवी वेट मटीरियल होता है, कोई भी चीज होता है तो उसको उठाना आपके लिए थोड़ा टफ होगा। तो ये हम इजीली समझ पा रहे हैं। लेकिन वही यदि मैं बात करूं मशीन्स की, तो मशीन्स को ये समझना मशीन्स के लिए बहुत ज्यादा टफ होगा। हम तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे बिकॉज ह्यूमंस हैव इंटेलिजेंस, है ना, ह्यूमंस हैव इंटेलिजेंस टू डिपेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, टू सी द ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो डिपेक्ट दैट विच इज हायर हेवी इन वेट एंड विच इज लाइटर इन वेट। बट मशीन्स के लिए ये डिटेक्ट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पिकिंग अप ऑब्जेक्ट्स इज वेरी इजी फॉर ह्यूमंस who naturally assess shape, size, texture and weight, है ना, थैंक्स टू लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। ये कैसे बताया आपको? क्योंकि आपको चीजें स्टार्टिंग से समझाते आ रहे हैं। अब आपको शुरुआत से सिखाया जा रहा है बेटा, जब आप छोटे से तब से आज तक भी, कि कौन सी चीजें लाइट इन वेट होती है, कौन सी हैवी इन वेट होती है, तो आप चीजें देखकर ही समझ जाते हो, है ना जी। फॉर रॉबोट्स, यदि वही हम एआई मॉडल्स की बात करें तो दिस टास्क इज टफ फॉर रॉबोट्स। रॉबोट्स को आपको ये बताना पड़ेगा, रॉबोट्स को आपको ये सिखाना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा, है ना। अब ये कैसे समझाओगे? उसमें कुछ इमेजेस, कुछ कंप्यूटर विजन टेक्निक्स के थ्रू बताओगे। तो यहाँ पे आप रॉबोट्स को ये बताओगे कि जो भी मटीरियल आपको पिक करना है, सपोज किसी रॉबोट को कुछ उठाना है तो उसकी शेप, साइज, क्वालिटी क्या होगी, है ना, ठीक है, उसका राइट ग्रिप करने का तरीका क्या होगा, वो सब आपको रॉबोट को बहुत इनिशियल लेवल
से सिखाना पड़ेगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल ग्रिपिंग अ प्लास्टिक कप वर्सेज अ ग्लास, वन रिक्वायर्स डिफरेंट फोर्स, है ना। तो रोबोट को आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यदि एक प्लास्टिक का कप उठाना है और एक ग्लास को उठाना है तो दोनों में ग्रिपिंग फोर्स कितना आपको लगाना है, राइट। समथिंग मशीन्स स्ट्रगल, तो यहाँ मशीन्स क्या करती है, स्ट्रगल करती है। वही यदि हम बात करें ह्यूमंस की, तो यहाँ ह्यूमंस को स्ट्रगल नहीं करना होता है। एक और एग्जांपल जहां पे मशीन्स बेस्ट होती है एज कंपेयर टू ह्यूमंस, यदि हम बात करें तो बीटिंग द वर्ल्ड चेस चैंपियन, नाम तो सुना होगा आपने गैरी कैस्परोव का, जिसने डीप ब्लू नाम के जो चेस था, गेम था, उसको बेसिकली क्या करा, एक एआई ने ह्यूमन को हरा दिया, वर्ल्ड बेस्ट चैंपियन को हरा दिया, ठीक है जी। सो बीटिंग अ चेस चैंपियन इज हार्ड फॉर ह्यूमंस के लिए चेस चैंपियन को हराना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आपके सामने कोई चैंपियन पर्सन को बिठा दिया जाए और उससे बोला जाए कि भाई चलो आप चैंपियन नहीं हो, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा, है ना। तो वही यदि हम बात करें कंप्यूटर्स की, जैसे IBM कंपनी का जो डीप ब्लू बेसिकली जो स्पोर्ट्स है, ठीक है, जो चेस सॉफ्टवेयर है, जिसको गैरी कैस्परोव को हरा दिया था भाई, जिसने 1997 में। तो बेसिकली यहाँ पर एआई जो मशीन है वो इंटेलिजेंट एज कंपेयर टू, है ना। सो व्हाइल कंप्यूटर्स हैंडल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बेटर देन ह्यूमंस, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशंस मशीन में दिए गए ना, कंप्यूटर्स बेसिकली होता ही है फास्ट कैलकुलेशंस के लिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को चुटकियों में सॉल्व करने के लिए, है ना, जिसे हार्डली ह्यूमंस ने ही बनाया है। तो बेसिकली इट इज हार्ड फॉर ह्यूमंस एंड इट इज इजी फॉर एआई, ठीक है। तो अब ये दोनों एग्जांपल्स आपके सामने हैं, दोनों एग्जांपल्स के बेसिस पर अब ये आप प्रिडिक्ट कर पा रहे होंगे कि एन इंटेलिजेंट सिस्टम लाइक गूगल मैप की बात कर लें, कैन एफिशिएंटली फाइंड रूट्स। यदि गूगल मैप की बात करें तो इंसानों के कंपैरेटिवली, ह्यूमंस के कंपैरेटिवली गूगल मैप चुटकियों में रूट को फाइंड आउट कर लेता है ना। बट इट्स अनफेयर टू कंपेयर इट विथ ह्यूमन। यदि आप इसको ह्यूमन से कंपेयर करोगे तो ये एक अनफेयर रहेगा। क्यों? हु कैन हैंडल डाइवर्स टास्क लाइक शॉपिंग, कुकिंग एंड मोर। आखिर ह्यूमंस तो ह्यूमंस ही है मैम, ह्यूमंस ने ही तो एआई मॉडल को भी डेवलप किया है ना। बट समटाइम्स मशीन्स वर्क्स फास्टर, अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो यदि हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें एआई में, तो यहाँ कंप्यूटर विजन टेक्निक का यूज किया जाता है ना, दैट एनालाइज इमेजेस एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स लाइक कार्स, रोड्स एंड साइंस, ठीक है जी। अब आपको ये पता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार की यदि मैं बात करूं तो उसमें सारे साइंस पहले से हमने इनपुट किए हुए हैं, जो भी ट्रैफिक साइंस होते हैं वो इनपुट किए हुए हैं, इमेजेस को इनपुट किया हुआ है, मतलब कितना सारा डेटा सेल्फ ड्राइविंग कार में इनपुट किया होगा, तब जाके आज वो सक्सेसफुल है, तब जाके हम उस पर ट्रस्ट करके काम कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट सपोज कोई पर्सन, मैंने इस तरीके की टी शर्ट पहन के निकलवा दिया रोड पर जिसमें स्टॉप का साइन बना हुआ है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार बेसिकली इस टी शर्ट को देखकर भी क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है। तो कहीं ना कहीं वही लाइन यहाँ पे लिखी कि इफ पीपल वेयर टी शर्ट विद स्टॉप साइन प्रिंटेड ऑन देम, द सिस्टम माइट मिसइंटरप्रेट द सिचुएशन। Understand? So leading the dangerous mistakes. Now trusting AI without considering such type of risk can be hazardous. तो बेटा बिना कोई फाइनल डिसीजन के हम एकदम से एआई मॉडल पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो यदि ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में कंपेयर किया जाए तो ऑलवेज ह्यूमंस ही स्मार्ट होते हैं। मशीन्स को सिर्फ हम हमारी हेल्प के लिए बनाते हैं, ठीक है जी, ताकि मशीन हमारा काम इजी कर सके। तो जितने भी बच्चे अभी ये सोचते हैं ना कि मैम आने वाले समय में जो एआई है वो हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, तो यस वो सही है, लेकिन वो जॉब्स तभी रिप्लेस होंगी जो ट्रेडिशनल जॉब्स होगी। वही बंदों की जॉब्स रिप्लेस होंगी जो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, जो टेक्नोलॉजी से पीछे होते चले जा रहे हैं। लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे, जो एआई टेक्निक्स के साथ में बढ़ेंगे ना, उनकी जॉब कभी नहीं जाने वाली, बल्कि उनको और नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलनी है। जैसे पहले एआई एमएल इंजीनियर की जॉब होती थी क्या? नहीं। लेकिन जैसे जैसे एआई ने कदम रखा है दुनिया में और जिस तरीके से एआई ट्रेंडिंग है आजकल, देखो एआई एमएल इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस्ट, कितनी सारी नई नई जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। Understand this thing. So humans learn by interacting with their environment and improve from mistakes, like a child learning to ride a bike. जैसे आप पहले साइकिल चलाना सीखे थे और अब आज के डेट में कितने मेरे सारे इतने स्टूडेंट्स होंगे जो बाइक भी चलाना जानते हैं। तो हम कैसे हमारे एनवायरनमेंट से चीजें सीखते हैं, जो हमारे आसपास हो रहा है ना, ह्यूमंस उसको देख देख के सारी चीजें सीखता है। बिल्कुल वैसे ही मशीन्स को भी आप ट्रेन करते हो। तो बात समझ में आई? अब मशीन को ट्रेन करने का तरीका क्या होता है? जैसे आप एक छोटे से बच्चे को ट्रेन करते हो, आगे जाकर वो बढ़िया एक अच्छी हाई पोस्ट पे काम कर सकता है, उसको नॉलेज मिलता है, वो अलग अलग लेवल पे स्टडी करता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही मशीन्स को ट्रेन करने के लिए डेटा देना होता है, ठीक है। तो सिमिलरली एआई सिस्टम्स लर्न्स फ्रॉम डेटा थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड ट्रेनिंग।
मशीन्स को ट्रेन कैसे करते हो? डेटा प्रोवाइड करके। तो जितना अच्छे वे में आप उसको डेटा प्रोवाइड करोगे ना, जितना बेटर जो है ट्रेनिंग डेटा होगा, उतना ही बेटर मशीन का परफॉर्मेंस होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक ऐसा रोबोट बनाया जिसमें मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। अभी इनिशियली मैंने सिर्फ उसको 2 ही सेंटेंस उसके प्रोसेसिंग के लिए दिए हुए हैं, ठीक है, और डेटा भी मैंने सिर्फ 2 ही सेंटेंस दिए हुए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ऑन द टीवी और टीवी चालू करो। जस्ट आई एम गिविंग दैट एग्जाम्पल ना, जो मैं हमेशा बच्चों को सिखाती हूँ। अब देखो वो रोबोट को जब मैं ये 2 इंस्ट्रक्शंस दूंगी या कोई भी उसको वही सेम इंस्ट्रक्शंस देगा तो बाकायदा वो टीवी को ऑन करके आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा यदि आप उसको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दोगे, लाइक ओपन द टीवी या स्विच ऑन द टीवी, राइट, ऐसा कुछ आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दिया तो वो उस बेसिस पे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस उसमें थे ही नहीं। तो जब मैं उसको सारी लैंग्वेजेस में इस एक सेंटेंस के बेसिस पर ट्रेन करूंगी तो आप कुछ भी आप उससे बोलोगे, किसी भी लैंग्वेज में बोलोगे तो वो टीवी को ऑन करके आएगा। तो जैसा आप किसी भी रोबोट को, किसी भी मशीन को ट्रेन करते हो, उसमें जितना अच्छा लेवल का डेटा आप उसको प्रोवाइड करते हो, वो उतना बेटर डिसीजन लेने की कोशिश करती है। ठीक है। सो टू मेक मशीन्स इंटेलिजेंट दे नीड सेंसर्स। इसके लिए अलग अलग डिवाइसेस का हम यूज कर सकते हैं, सेंसर्स का यूज कर सकते हो, कंट्रोलर्स का, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिसीजंस लेने में और मशीन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में, करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अभी सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें तो उसमें कितने सारे सेंसर्स, कितने सारे कंप्यूटर विजन कैमरास वगैरह लगे हुए हैं जो कि उसमें उसको हेल्प करते हैं फॉर करेक्ट वे, है ना, एंड फॉर improve its performance. Now decision of AI इंटेलिजेंट वॉशिंग मशीन। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि ये बोलते हैं कि भाई हमने वॉशिंग मशीन जो खरीदा है वो फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है और वो AI इनेबल्ड ऑटोमेशन मशीन है। देखो, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो AI इनेबल्ड नहीं है, उनमें ऑटोमेशन वाले फीचर्स हैं, बट दिस इज नॉट AI। बात समझ में आई? So an intelligent washing machine uses sensors to detect water, detergent and load sizes and controllers to manage the wash cycle, integrated with smart devices with via IoT। तो ये जो devices है वो IoT based है, that is Internet of Things पर based है। ठीक है। यूजिंग मशीन लर्निंग इट इंप्रूव्स प्रिडिक्शन ऑन वाटर एंड डिटर्जेंट नीड्स ओवर टाइम बाय लर्निंग फ्रॉम पास्ट लोड्स। Now, though partially AI based and adaptive, it still needs human help। देखो, कितनी भी ऑटोमेटिक मशीन आप ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, बट उसमें ह्यूमन हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी ना। सो वी कैन से कि ये जो डिवाइसेस है ये स्मार्ट डिवाइसेस है, दे आर बेस्ड ऑन IoT। वो ऑटोमेशन पर काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट एडाप्टिव। ठीक है जी। तो जो दोनों होते हैं वो AI टूल्स होते हैं, जिसमें सिर्फ ऑटोमेशन होता है वो IoT बेस्ड होते हैं। नाउ व्हाट इज IoT? ये वर्ड भी आपने सुना होगा, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा यूजिंग इंटरनेट। जो इंटरनेट की मदद से क्या कर सकते हो आप, इसमें डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो। इंटरनेट की मदद से वो ऑटोमेशन पर काम करते हैं। तो इसमें आपकी जितने भी फिटनेस ट्रैकर्स हैं, स्मार्ट एप्लीकेशंस हैं, वो सारे टूल्स आ जाते हैं जो नॉर्मली सेंसर्स के बेसिस पर डेटा कलेक्ट करते हैं और एक ऑटोमेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो AI एनालाइजेस दिस डेटा टू मेक प्रिडिक्शंस एंड डिसीजंस। तो AI यहाँ पे प्रिडिक्शन और डिसीजन के लिए इस पर्टिकुलर डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह भी आती है। हालांकि सेल्फ ड्राइविंग कार तो AI टूल है, बट इसको आप ऑटोमेशन के हिसाब से देखो तो ये नॉन AI की कैटेगरी में भी आता है। सो नॉट ऑल स्मार्ट डिवाइसेस यूज ट्रू AI while they feature technologies like internet connectivity, sensors, automation, improve performance and convenience, often follow predefined rules rather than learning or रीजनिंग। एक और एग्जांपल लिया यहाँ पर एयर कंडीशनर का। आजकल जितने डिवाइसेस है, चाहे आप AC देख लो, गूगल स्मार्ट टीवी देख लो, स्मार्ट वॉच देख लो, या जो भी आपके डिवाइसेस है जिनको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो यदि हम एयर कंडीशनर का, AC का एग्जाम्पल लें, वॉइस असिस्टेंट सिस्टम का एग्जाम्पल लें, जिनको आप कमांड्स देकर कुछ भी काम करवा सकते हो, तो दे आर automation based tools but they don't learn, they don't adapt anything by the behavior of human। ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम क्या AI है और क्या AI नहीं है, और इसी के साथ में सेशन को यहाँ पर खत्म करेंगे। ठीक है जी। तो देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी पेपर में आया था, व्हाट इज AI, व्हाट इज नॉट AI, आइडेंटिफाई। MCQs में आता है जनरली और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यदि मैं स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स की बात करूं, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स आजकल ये भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सेंसर्स लगे होते हैं, आप जैसे इसके पास में जाओगे तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। और आपको कुछ नहीं करना है, सब चीजें इसमें ऑटोमेटिक हो जाती है।
ठीक है जी। तो बेसिकली ये क्या हो गए, IoT बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड जो है डिवाइसेस होते हैं। इसमें टच स्क्रीन्स होते हैं, कैमरास लगे होते हैं, रिमोटली कंट्रोल करने के लिए सेंसर्स होते हैं, प्री प्रोग्राम्ड होता है। इसमें जो प्रोग्राम किया है वो पहले से प्रोग्राम्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांस लर्निंग और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, सिर्फ इसमें सेंसर्स और ऑटोमेशन इन्वॉल्व है। वहीं बात करें हम स्मार्ट एयर कंडीशनर की, तो स्मार्ट एयर कंडीशनर में भी देखो सेंसर्स लगे होते हैं, है ना, जो कि बेसिकली रिमोट कंट्रोल से या वॉइस कमांड से आप बोलोगे कि ऑन द एसी, तो एसी अपने आप ऑन हो जाएगा क्योंकि आपकी वॉइस कमांड को समझ रहा है वो, अंडरस्टैंड। बट खुद से कुछ और करना, खुद से डिसीजन लेना, वो कैपेबिलिटीज में नहीं होती है। यहां पर आपने जो एक बार प्रोग्राम कर दिया इसके प्रोसेसर में, वो वैसे ही हर बार बिहेव करेगा। नाउ स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम। अब स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटोमेटिकली डोर ओपन होना, ऑटोमेटिकली आपका एसी, फ्रिज, कूलर, जितने भी टीवी वगैरह जितने डिवाइसेस आपने लगाए हुए वो सब ऑटोमेशन के बेस पर काम कर रहे हैं। तो अगेन आई एम टेलिंग कि ये सारी चीजें पहले से प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, ठीक है। और इसमें हम बात कर ले तो दिस enables to user control various aspects like homes, lighting, security, temperature, centralized platforms, voice assistants. These all are based on only automation, ठीक है। adaptivity is not there। अब क्या AI enabled है, तो वो एप्लीकेशंस, वो सॉफ्टवेयर जो AI enabled है, ठीक है, जो हम हमारे आसपास देख रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट एरा जिसको हम कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ AI, टूल्स एंड वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ आर बेस्ड ऑन AI। जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है आपका पर्सनल असिस्टेंट। अभी गूगल एलेक्सा सिरी का कौन कौन यूज करता है, सभी यूज करते हैं। तो गूगल एलेक्सा सिरी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ AI, क्योंकि आप जो बोलते हो ना, आप जैसा डेटा देते हो ना, वो उसके बेसिस पर प्रेडिक्शंस करता है, उसके बेसिस पर सीखने की कोशिश करता है और आपको आउटपुट जनरेट करके देता है, ठीक है जी। तो गूगल एलेक्सा सिरी इज AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स दैट कैन परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क इंक्लूडिंग आंसरिंग क्वेश्चंस। आप जो क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर कर देगा। आप बोलोगे रिमाइंडर सेट करने को, तो आपको रिमाइंडर सेट करके देगा, मैसेज सेंड कर देगा, आपके कॉल्स को अटेंड कर लेगा, ठीक है, स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल कर लेगा। दिस ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस ना। सो ये एडाप्टिव भी है, साथ में ऑटोमेशन टूल भी है, ठीक है। वही बात करें AI बेस्ड इमेज रिकॉग्निशन की, तो AI बेस्ड इमेज रिकॉग्निशन जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन आपके फेशियल एक्सप्रेशन से खुल जाता है, आपका फेस आप दिखाते हो तो फेस लॉक लगा सकते हो, वॉइस लॉक लगा सकते हो, है ना। सो इट इज यूज्ड इन फेशियल रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड बारकोड स्कैनिंग। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स, कैटेगराइज इमेजेस, डिटेक्ट एरर्स लाइक गूगल फोटोज, फेसबुक ऑटोमेशन टैगिंग एंड एप्पल्स फेस ID। ओके जी। नाउ नेक्स्ट इज चैटबॉट्स। अब चैट जीपीटी को बहुत अच्छे से सभी जानते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप पर मेटा AI आ चुका है। जितने भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है सभी में आप देखो मैसेंजर के साथ में आपका जो चैटबॉट्स है वो इनेबल्ड मिल जाते हैं, ठीक है जी। सो चैटबॉट्स और AI पावर्ड एप्लीकेशंस दैट कैन सिमुलेट कन्वर्सेशंस विद ह्यूमन यूजर्स। जैसे आप बिहेव करते हो, जैसे आप बात करते हो किसी से भी, चैटबॉट्स बिल्कुल सिमिलर वे में आपसे बात करते हैं। क्यों? हर किसी से अलग अलग लेवल पे, जैसे ह्यूमंस का बिहेवियर होता है, जैसे वो क्वेश्चंस करते हैं वैसे ही आपको आंसर करते हैं। बिकॉज वो क्या करते हैं, जो भी डेटा उनमें फीड किया गया है, जो ह्यूमंस उनसे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो उस एनवायरनमेंट से डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो एडाप्टिव इन नेचर है और ऑटोमेशन पर भी बेस्ड है, राइट। तो वही हम यहाँ पे बोलेंगे दे कैन बी यूज फॉर कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर्स के आंसर करने के लिए, सेल्स और सपोर्ट फंक्शंस में, और रिकमेंडेशन असिस्टेंट्स में भी इसका यूज कर सकते हो। तो गूगल बार्ड, चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट AI पावर्ड बिंग, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ AI, कंप्लीटली AI टूल्स। रिकमेंडेशन सिस्टम्स, आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, सपोज आपने कोई मूवी की रील्स देख ली है, कोई फेवरेट मूवी है उसकी रील्स देख ली, तो भाई उसी मूवी के बहुत सारे क्लिप्स आपको बार बार आएंगे। कुकिंग में इंटरेस्ट है तो कुकिंग की रील्स आपने देख ली तो आपको उसी के रिकमेंडेशंस आएंगे। जब इंस्टाग्राम खोलोगे रील्स पे आओगे तो आपको कुकिंग की रील्स मिल जानी है। सो दिस इज हाउ अबाउट रिकमेंडेशंस, ठीक है जी। मींस आप यदि व्हाट्सएप पे भी हेलो लिखते हो तो हाउ आर यू अपने आप आगे आपको दिखने लग जाता है, ठीक है। तो ये NLP रिकमेंडेशन सिस्टम्स के ही एग्जांपल्स होते हैं। सो AI पावर्ड एप्लीकेशंस दैट कैन एनालाइज यूजर प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर टू सजेस्ट रिलेवेंट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और कंटेंट। दे कैन बी यूज्ड इन ई-कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जिसमें आपका नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं वो सब यहां पर आ जाते हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट इज ऑटोनोमस व्हीकल्स। तो ऑटोनोमस व्हीकल्स में वही बात करें सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल जो कि AI टूल है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो कि AI टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है। मतलब इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज हो रहा है, कंप्यूटर विजन का यूज हो रहा है, और इस मशीन को सिखाया जा रहा है और एल्गोरिदम्स के थ्रू। इस मशीन में बहुत सारे सेंसर्स, कैमरास लगे हुए हैं जो कि क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर विजन टेक्निक के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं और क्या डिसीजन लेना है फिर मशीन को, वो यहाँ पे बताया जाता है कि ऑब्स्टिकल्स को कैसे अवॉइड किया जाए, एट द टाइम डिसीजन कैसे
लिया जाए, है ना। कुछ ऑटो पायलट्स का यूज किया गया है यहाँ पर ऑटोनोमस व्हीकल्स में, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आया। एंड सिक्स्थ इज रोबोटिक्स। रोबोटिक्स भी अपने आप में फुल्ली एआई बेस्ड जो है फील्ड है। अब ये एआई की फील्ड है क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी इनमें से किसी भी एआई टूल की मैं बात करूं बेटा जी, तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे हम मशीन को ट्रेन कैसे कर रहे हैं भाई। डेटा तो आप इनपुट कर सकते हो, लेकिन वही प्रोसेसिंग के लिए डेटा को जब आप इनपुट कर रहे होते हो, लॉजिक सप्लाई करने होते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की जरूरत पड़ती है। तो रोबोटिक्स में भी जब आप कोई ऐसा रोबोट बनाते हो, कोई ह्यूमनॉइड बनाते हो, या फिर कोई सिंपल लेवल रोबोट बनाते हो, या फिर आप कोई मैकेनिकल रोबोट बनाते हो, रोबोट भी बहुत सारे होते हैं, है ना। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसने अपने सर्विस रोबोट बनाया हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोबोट्स होते हैं जो कुछ हेल्थ केयर्स में यूज होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे रोबोट्स होते हैं जो कि रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करते हैं, पैकेजिंग करना है, इंस्पेक्शन करना है, कुछ असेंबल करना है, फिजिकल टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ वेयर हाउस में आप देखते हो, है ना। कुछ फुल्ली फंक्शनली ऑटोमेशन पर बेस्ड रोबोट्स होते हैं। तो दे आर फुल्ली एआई टूल्स जिनको प्रोग्राम किया जाता है प्रॉपरली, जो अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं और अडेप्ट करते हैं, ठीक है। एक बार उनको सिखाया जाता है, उसके बाद वो ऑटोमेशन पर बेस्ड काम कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ह्यूमनॉइड्स। ह्यूमनॉइड्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोफिया का, ठीक है। सोफिया को तो सभी जानते हैं अच्छे से। ये वो बेस्ट एग्जांपल है जो बेसिकली ह्यूमंस की तरह, एग्जैक्ट ह्यूमंस की तरह दिखते हैं। उसको में बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही सारी चीजें आप देख सकते हो। इक्विप्ड विद सेंसर्स एंड मोटर्स, दे परफॉर्म टास्क एंड इंटरैक्ट लाइक ह्यूमंस। ओके, लाइक एग्जांपल ऑफ सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट नोन फॉर हर इंटरव्यू। मतलब उसने एक इंटरव्यू दिया हुआ था, जिस इंटरव्यू में उसने कहा था कि मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो बेटा जी, ये जो उसने बात कही थी, ये कैसे कही? हाउ इट इज पॉसिबल? किसी ने ऐसा डेटा फीड तो नहीं किया था भाई, किसी ने पर्टिकुलरली उस रोबोट से इन सारी चीजों पर डिस्कशन किया होगा, वो डेटा उस तक पहुंचा होगा, है ना। डिस्ट्रॉय वर्ल्ड इंडिया, लाइक इस तरीके से किसी ने कुछ क्वेश्चंस उससे किए होंगे। तो सोफिया के अंदर जो एल्गोरिदम्स थी, उन्होंने सारे डेटा को मर्ज किया, और जब ये क्वेश्चन उससे पूछा गया तो उसने उसका आंसर इन सारे डेटा को मर्ज करके जनरेट किया। तो ये मशीन खुद से डिसीजन लेने की कोशिश कर रही है। अब एआई प्रोजेक्ट साइकिल आखिर होता क्या है? मैं बहुत सुना इसका नाम, 9th में भी पढ़ा था एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में, 10th में भी आ गई है, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। एक्चुअली जो पहला यूनिट है ना, ये 9th का ही यूनिट आपको दिया गया है, एक तरीके से रिवीजन के लिए दिया गया है क्लास 10th में, है ना, बेसिक्स ऑफ एआई के बारे में। अभी जब भी आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करना होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, या कोई प्लान आपको एग्जीक्यूट करना है, या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो आप क्या करते हो? आपको अपने फ्रेंड का बर्थडे प्लान, सरप्राइज पार्टी आपको प्लान करनी है। क्या करोगे? सबसे पहले तो आप ये सोचोगे कि उसको सरप्राइज पार्टी देना है तो कहाँ दूंगा, कैसे दूंगा। आप प्लानिंग करना शुरू कर दोगे, है ना, कि आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर रहेगी, किन किन फ्रेंड्स को बुलाना है, क्या मेन्यू में रखना है, कौन सी होटल बुक करना है जहाँ पे आप सभी लोग सेलिब्रेट कर सकते हो, डांस फन की भी व्यवस्था करना है। सारी चीजें आप प्लान करना शुरू कर दोगे पहले ही दिन से। प्लानिंग के साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करोगे फिर, है ना। प्लान कर लिया, डिजाइन कर ली सारी चीजें, फिर एग्जीक्यूट करने में लग जाओगे। जिस दिन बर्थडे आएगा, फाइनल आउटपुट आपके सामने होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही बेटा, ये जो जितने एआई बेस्ड मॉडल आप सुनते हो ना, आप सुनते हो चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, मेटा एआई, गूगल एलेक्सा, सिरी, ठीक है, नाम सुने होंगे आपने सभी के। रोबोट्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स हो गए, मैकेनिकल रोबोट्स हो गए, ये ऐसे ही डेवलप नहीं होते हैं। यूं ही नहीं हवा में आपने कुछ किया और जादू से जो है ये मॉडल डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। इन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए पहले देखा जाता है कि भाई आखिर इनको डिजाइन क्यों करना है, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस, What is the need behind this? एक बार नीड पकड़ लिया, आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये नीड है, then we start to design the software, start to design the AI model। तो इसके लिए कुछ स्टेजेस होती हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स होती हैं, वही एआई प्रोजेक्ट साइकिल में इंक्लूड होती हैं। Understood? So development of successful AI system begins with a well-planned project cycle known as AI project cycle। किसी भी AI मॉडल को जब आप डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके डेवलपमेंट के पीछे कुछ स्पेशल वेल प्लान्ड स्टेजेस होती हैं जो AI प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर इंक्लूडेड होती हैं, जिसमें बेसिकली इफेक्टिव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग इनिशियल लेवल से आपका प्रोग्रेसिंग लेवल तक पहुंचता है, जिसमें आप कंप्लीट अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करते हो। तो AI प्रोजेक्ट साइकिल प्लेज a crucial role in breaking down the development of AI project into different stages। तो आखिर वो क्या स्टेजेस हैं?
वो देख लेते हैं, है ना, जो किसी एआई मॉडल को डेवलप करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे कुछ 5 to 6 स्टेजेस हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और आज के इस पूरे सेशन में यूनिट 2 में हम इन्हीं स्टेजेस को डिटेल में कवर करने वाले हैं, जिसके साथ में इस सेशन को खत्म करेंगे। सेशन थोड़ा सा लेंथी होगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना, क्योंकि अगर आज का ये सेशन समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप चुटकियों में अटेम्प्ट करके आओगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज क्लियर, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है। तो कैसा भी क्वेश्चन आए, कोई सा भी क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव बेस्ड भी आएगा तो अटेम्प्ट करके आओगे। तो पहली मेथड होती है दैट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग। ठीक है, एआई मॉडल डिजाइन करने के पहले आपको नीड पता होना चाहिए कि व्हाई यू डिजाइन दिस मॉडल। आपको पहले बेसिकली रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि क्यों जरूरी है। तो आप सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, जिसको प्रॉब्लम स्कोपिंग कहा जाता है। एक बार प्रॉब्लम पता चल गई तो आप उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो डेटा एक्विजिशन इज द सेकेंड प्रोसेस, जिसमें डेटा कलेक्शन आता है। डेटा एक्सप्लोरेशन, जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं, एंड आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा हम यहाँ पे वो एआई मॉडल डिजाइन कर रहे होते हैं, जिसको एआई मॉडलिंग कहा जाता है। तो एआई मॉडलिंग में आप यहाँ पे एल्गोरिदम्स और डेटा का यूज करके प्रॉपर एआई मॉडल को डिजाइन करते हो, और एक बार यदि आपका एआई मॉडल डिजाइन हो गया तो फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, जिसका मतलब आप इवैल्यूएट करते हो कि वो करेक्ट काम कर रहा है कि नहीं, जैसा आपकी एक्सपेक्टेशन थी वैसा आपने एआई मॉडल डिजाइन किया या नहीं किया। अगर कोई एरर आती है तो इवैल्यूएशन में उसको हम सही कर देते हैं। एट लास्ट फिर आप डिप्लॉयमेंट स्टेज पर पहुंच जाते हो, मतलब अब आपका जो मॉडल है वो रेडी होता है, क्योंकि वो टेस्ट भी हो चुका है, इवैल्यूएट भी हो चुका है। तो आप उस मॉडल को फिर मार्केट में लेकर आते हो, जो जनरल पब्लिक की हेल्प करता है। दिस इज नोन एज डिप्लॉयमेंट, जिसमें आप सारे एथिक्स और सारी चीजों को चेक कर लेते हो कि दिस मॉडल इज करेक्ट फॉर पब्लिक और नॉट, मतलब सभी चीजों के लिए सही है या नहीं है, लॉज को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड दिस थिंग? सो दिस ऑल आर दी एआई प्रोजेक्ट साइकिल स्टेजेस। टोटल 6 स्टेजेस है, इसी सीक्वेंस में यूज होती है। सीक्वेंस ध्यान रखना, ये सारे स्टेप्स क्या है, सिक्वेंशियल है। अब एआई मॉडल आपको पता नहीं है क्यों बना रहे हो, डायरेक्ट इवैल्यूएशन तो कर नहीं पाओगे, डायरेक्ट डेटा भी कलेक्ट नहीं करोगे, तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव तो पता होना चाहिए ना कि क्यों बना रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई फायर अलार्म बनानी है, ठीक है, कि भाई जैसे भी कहीं भी कुछ भी स्मोक होता है या कोई फायर जैसा इंसिडेंट होता है तो होने के पहले अलार्म्स बज जाए, ऑटोमेटिकली अलार्म्स बज जाए। तो आपने क्या देखा, जिस जगह आप रह रहे हो, सपोज आपके स्कूल में या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं ऐसी वर्क स्पेस पे जाते हो जहां पे ऐसा कोई भी फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आप वहां उस जगह पे ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो कि यहाँ पे फायर अलार्म नहीं है मैम, तो वाई वी डोंट डिजाइन, हम क्यों ना डिजाइन करें। तो हम एक फायर अलार्म बनाते, तो पहले हमने प्रॉब्लम डिफाइन किया। अब फायर अलार्म बनाने के लिए आपको डेटा कलेक्ट करना होगा, आपको मटीरियल कलेक्ट करना होगा, फिर आपको एनालाइज करना होगा कि भाई कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, किन किन तरीके से आपको चीजों को कनेक्ट करना है। इसमें सेंसर्स लगता है, स्मोक सेंसर लगता है, और बहुत सारे ऑर्डिनो बोर्ड वगैरह बहुत सारी चीजें लगती हैं, है ना। फिर आप प्रॉपर्ली एक सर्किट डिजाइन करते हो, एल्गोरिदम्स के थ्रू उस मॉडल को ट्रेन करते हो, एंड देन आप फिर फाइनली वो मॉडल आपका रेडी हो जाता है आफ्टर डिजाइनिंग एंड आफ्टर एनालाइजिंग। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई। दिस ऑल आर द स्टेप्स। सो एवरी प्रोजेक्ट टिपिकली स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम। हर एक प्रोजेक्ट जो है टिपिकली प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल, प्रॉब्लम स्कोपिंग। अभी देखो हमारे आसपास यदि आप देखोगे तो आपके आसपास आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखेंगे। फर्क इतना है कि हम प्रॉब्लम पे फोकस ना करके हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें कि ये जो प्रॉब्लम है वो कितने लंबे समय तक चल सकती है ना, या कितने कम समय में आप इस प्रॉब्लम को खत्म कर दोगे। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्या सिखाता है, आप जो मैथ्स पढ़ते हो क्लास 10th में, वो क्या सिखाता है, वो यही सिखाता है कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना। प्रॉब्लम तो है, मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी होता है। जब भी आप कोई एआई मॉडल डिजाइन करते हो तो उसमें सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होता है कि व्हाई यू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट। आखिर प्रॉब्लम क्या थी जिस वजह से आप ये पर्टिकुलर एआई मॉडल जो है बनाने वाले हो, किस चैलेंज को फेस किया जा रहा था, है ना। सो वी ऑल फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइव्स। समटाइम्स वी गेट सो यूज्ड दिस प्रॉब्लम्स दैट वी डोंट इवन रियलाइज दे एग्जिस्ट। नाउ दिस इज वेयर प्रॉब्लम स्कोपिंग कम्स इन। ठीक है, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक बाउंड्रीज एंड डिटेल्स ऑफ प्रॉब्लम बिफोर स्टार्टिंग एन एआई प्रोजेक्ट। ये बहुत सही लाइन लिखी हुई है, एग्जाम में आया तो यही लिख कर आओगे बेटा। कोई भी एआई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप बेसिकली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, ये क्लैरिफाई करते हैं प्रॉब्लम से कि अब हमें ये जो एआई मॉडल है वो क्यों बनाना है, ये एआई मॉडल किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है, ये एआई मॉडल बेनिफिट क्या प्रोवाइड करने वाला है यूजर्स को। दिस ऑल विल कम इन द प्रॉब्लम स्कोपिंग। ओके, अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था इफ आई वर गिवन एन आवर टू सेव द प्लेनेट ना,
then I would spend 59 minutes defining the problem and 1 minute resolving it. बहुत सही लाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ कही है कि यदि आपको कह दिया जाए कि आपके पास 1 घंटे और अपने प्लेनेट को सेव करना है इस 1 घंटे में, तो प्लैनेट पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि आपके 60 मिनट्स जो कि 1 घंटा बनाता है, 60 मिनट्स में से 59 मिनट्स तो आपके प्रॉब्लम को डिफाइन करने में लग जाएंगे, फिर 1 मिनट लगेगा आपको उन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, तो उसमें आप क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाओगे? बात समझ में आई? व्हाई दिस हैपेंस ना? आप अपने आसपास भी देखो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखेंगे जिनके लिए आप एआई मॉडल्स को डेवलप कर सकते हो। क्लियर? यदि इसके बेस्ट एग्जांपल्स बताऊं तो स्मार्ट हेलमेट यू कैन डिजाइन। सो जो भी अल्कोहलिक पर्सन है, यदि वो अल्कोहल होकर बेसिकली ड्राइव कर रहे होते हैं तो जो स्मार्ट हेलमेट है वो उन्हें पहले से ही क्या कर देता है, अलर्ट दे देता है कि भाई यू कांट ड्राइव बिकॉज यू जस्ट ड्रंक। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बाहर जो आप क्लॉथ वगैरह सुखाते हो, है ना, जो वेट क्लॉथ्स होते हैं बारिश आ जाने पर गीले हो जाते हैं, तो ये जनरल एक प्रॉब्लम है जो हमने देखी। व्हाई डोंट वी डिजाइन एक एआई मॉडल जो कि जैसे ही रेन आने वाली हो वो वेदर को क्या कर ले, पहले से प्रिडिक्ट कर ले और उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा एआई मॉडल जो ऑटोमेटिकली क्लॉथ्स को शेल्टर में ला दे। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे आसपास हमें दिख रही है उन्हें हमें रिकॉग्नाइज करना होता है और फिर इसके लिए आप शुरुआत करते हो प्रॉब्लम स्कोपिंग के साथ में, जिसमें पहली स्टेप को हम यहाँ फॉलो करते हैं। सो दिस कोट हाइलाइट्स द क्रूशियल इंपॉर्टेंट प्रोबेबली डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम बिफोर अटेम्प्टिंग टू सॉल्व इट। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, एक बार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो इस प्रॉब्लम का स्कोप क्या है वो आप समझ जाते हो कि ये प्रॉब्लम कितने लंबे समय तक चलनी है, इसको आपको कैसे रिजॉल्व करनी है। बाय स्कोपिंग द प्रॉब्लम वी कैन फिगर आउट एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन, कि अब हमें क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और ये कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, इसके लिए किन किन रिसोर्सेज की आपको जरूरत होगी। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? जो कि बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। 2015 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने इंडिया में या जो हमारी कंट्री है उसमें जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा कर रखने को कहा गया। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको सस्टेन करके रखना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हमें यूज नहीं करना है, उन्हें हमें यूज भी करना है, प्रेजेंट जनरेशन को यूज भी करना है और फ्यूचर के लिए सस्टेन भी करना है। तो 2015 में एक कमेटी में कुछ 17 गोल्स डिसाइड किए गए इसके लिए, है ना, कि हम हमारी कंट्री को कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे सिक्योर रख सकते हैं। तो उस टाइम पे कुछ 17 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया। अब उन प्रॉब्लम्स को स्कोप किया गया कि भाई 2030 तक हम इसको अचीव कर लेंगे, इन प्रॉब्लम्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे वही लिखा है SDGs, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए बनाए गए हैं। एक पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसमें 17 ग्लोबल गोल्स को अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन 2015 में। ठीक है, अब 2030 तक बेसिकली यहाँ पर हमें हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड दिस उसको सॉल्व करना है। अभी एआई का क्या रोल है मैम यहाँ पर? तो एआई ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है SDGs इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में। तो कौन से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो क्या प्रॉब्लम्स है? देखो, तो आपको पता है ग्लोबली जीरो हंगर, पुअर्टी, है ना, हंगर, पुअर्टी, ये दीज आर दी प्रॉब्लम्स। तो अब नो हंगर होना चाहिए, जीरो हंगर होना चाहिए, नो पुअर्टी होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन हर किसी को मिलना चाहिए। एजुकेशन आज भी कुछ ऐसे एरियाज है जहां एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो भाई क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी जैसे कोई केसेस नहीं होने चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, ऐसे आप देखो पूरे 17 गोल्स जो है जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हैं, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं। और 2030 तक ये गवर्नमेंट का दावा है कि बेसिकली इनको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए गवर्नमेंट काफी हद तक यूज भी कर रही है। जो भी आपको चैलेंजेस मिलते हैं आप उनको फेस कर रहे हो, जो भी सॉल्यूशंस गवर्नमेंट को मिल रहे हैं उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। आए दिन आप देखो नए नए टूल्स, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जिसके थ्रू इसमें बेटर सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना जी। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम को स्कोप करने के लिए यहाँ पर 4W कैनवास का यूज किया जाता है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आपका पेपर नहीं बनेगा एआई का। क्या बोल रही हूं मैं, ध्यान से सुना आपने, कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा 2026 का, लिख लो, नोट कर लो, 4W प्रॉब्लम कैनवास आएगा ही आएगा पेपर में। आई एम डैम श्योर, 100% श्योर, 100% गारंटी ले रही हूं इस बात की कि ये 4W प्रॉब्लम कैनवास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एवरी ईयर पेपर में आता है। अब आखिर ये होता क्या है मैम? 4W प्रॉब्लम कैनवास एक्चुअली यहाँ पे हम प्रॉब्लम को स्कोप करते हैं, ठीक है, जिसमें आप 4Ws को डिफाइन करते हो। पहला W यहाँ पे होता है हु, कि बेसिकली हु में ये डिफाइन किया जाता है कि कौन से ऐसे पर्सन है जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ठीक है, और व्हाट में डिफाइन करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या
जो लोग ये फेस कर रहे हैं। तीसरा वेयर द सिचुएशन और वेयर द लोकेशन, क्या सिचुएशन है, क्या कंटेक्स्ट है, क्या लोकेशन है जहां पे ये लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। एंड लास्ट इज व्हाई, जब एक बार प्रॉब्लम को आपने एड्रेस कर दिया तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, ये हम वाई में लिखेंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आई? These are the 4 W's: who, what, where and why. Clear? So the 4W problem canvas is a tool for identifying and organizing key elements related to a problem. These 4 W's are who, what, where and why. ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ये अच्छे से समझ जाना। अब हु का मतलब क्या हुआ? हु का मतलब फोकस ऑन द आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर्स विच इंक्लूड्स, अब ये स्टेक होल्डर्स पे फोकस करता है जिसमें कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वो पर्सन्स हो सकते हैं जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कम्युनिटीज हो सकती हैं। तो ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, इन्हीं को क्या कहा गया है? स्टैक होल्डर्स कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है हु में हु इज हैविंग द प्रॉब्लम, किनको प्रॉब्लम है, हु आर द स्टैक होल्डर्स, है ना। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का कोई मैनेजर है जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो मैनेजर इज द स्टैक होल्डर। ठीक है, बात समझ में आई? नाउ हु विल बेनिफिट फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा उससे इनको कैसे बेनिफिट मिलना है। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट देम, ठीक है, आप बेसिकली इनके बारे में क्या जानते हो, इस प्रॉब्लम के बारे में आप कैसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। ओके, अब व्हाट में, हु में तो ये पता चला कि कौन प्रॉब्लम फेस कर रहा है, व्हाट में क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम का नेचर क्या है। ठीक है जी, यहां आता है व्हाट में। व्हाट में क्या इंक्लूड हो जाता है? व्हाट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द कोर प्रॉब्लम, कि एक्चुअल व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट हु इज फेसिंग। ओके, क्लियर हो रहा है? इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, इट्स रूट कॉज एंड इट्स इम्पैक्ट, कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है, इसका कारण क्या है और ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। और द गोल इज टू गैदर स्पेसिफिक डिटेल्स एंड रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? डिटेल्स को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व एंड हाउ डू यू नो इट इज अ प्रॉब्लम, कैसे आपको पता चला कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। दिस इज डन इन व्हाट, these two questions. Third is where. The where block helps in examining the context, situation and location, कि कहां पर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, किस सिचुएशन में बेसिकली ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है, जिसके लिए आपको एआई मॉडल डिजाइन करना है, क्या इश्यूज है जो यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो वेयर डज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, इसमें आपको वो कंटेक्स्ट, वो सिचुएशन, स्टेक होल्डर के बारे में बताना है जो पहले वो एक्सपीरियंस कर रहा था, फेस कर रहा था, जिसको लेकर अब आप जो है सॉफ्टवेयर डिजाइन करने वाले हो। नाउ वाई इज द लास्ट। वाई में आप आउटपुट बताते हो, एक्चुअली वाई में हम बेनिफिट बताएंगे कि यदि हम ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो यहाँ जितनी प्रॉब्लम्स आपने अभी बताई है वो सारी आपको सॉल्व होके मिल सकती है। ओके, सो व्हाई डू यू बिलीव इट इज अ प्रॉब्लम, व्हाट सॉल्विंग। ठीक है, आई बात समझ में। सो व्हाट वुड बी द की वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड हाउ वुड इट इंप्रूव देयर सिचुएशन, कि आप कैसे इसको इंप्रूव करोगे। सो वाई क्या है? वाई बेसिकली फोकस कर रहा है यहाँ पर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर और ये स्टेक होल्डर्स को कैसे बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब इसको समझते हैं मैम एक एग्जांपल से। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि हु, व्हाट, वेयर एंड लास्ट इज व्हाई। दिस 4 आर 4 W's प्रॉब्लम स्कोपिंग कैनवास। ठीक है जी, चलिए अब इसके लिए ना मैंने यहाँ पर एक बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट आपको डिजाइन करना होता है। जो ये 4 प्रॉब्लम्स हमने देखी, इसके बाद आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बनाना होता है। सो वंस यू हैव फिल्ड द 4W प्रॉब्लम कैनवास ना, एक बार यदि आपने प्रॉब्लम देखकर ये चारों क्वेश्चंस को आपने फिल कर दिया, हु, व्हाट, वेयर, वाई वाले क्वेश्चंस को फिल कर दिया, तो उसके बाद बारी आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बनाने की, जिसमें आप इन सारी चीजों को समराइज कर देते हो। क्या कर देते हो? इन प्रॉब्लम्स को समराइज कर देते हो। जो आपने समझा, जो आपने प्रॉब्लम्स देखी, उसको आप समराइज करते हो। कैसे समराइज करते हो? तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना होगा बेटा, ये आता है बनाने को। एक एग्जांपल देंगे आपको, उस एग्जांपल के बेसिस पर आपको ये फॉर्मेट डिजाइन करके आना होगा, जिसको कहते हैं हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। ठीक है जी, सो आर में आ जाते हैं आपके हु, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आपको व्हाट में लिखना है, हैज अ प्रॉब्लम दैट, जो भी इनको प्रॉब्लम हो रही है, वो जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, जो नीड है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। और व्हेन एंड व्हाइल, मतलब वेयर वाली जो चीज होती है, किस कंटेक्स्ट, किस सिचुएशन से, कहां से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। इन शॉर्ट एक समरी के फॉर्मेट में आपको हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई यहाँ पे बताना है। लास्ट में आपको इसका सोल्यूशन बताना है कि इसका, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये कैसे स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट कर रहा है, तो ये आ जाएगा आपका वाई के अंदर। ठीक है, अब लेते हैं इसका एग्जाम्पल।
क्योंकि बिना एग्जाम्पल की चीजें समझ नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, प्रॉब्लम को ध्यान से समझना, एक सिनेरियो यहाँ दिया हुआ है। पीपल लव टू इंडल्ज इन वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स। ऑब्वियस सी बात है कि हमें खाने से प्यार होता है कि नहीं। आपको रोज ही एक जैसा कुछ भी खाना प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो खाओगे क्या? रोज आपकी मम्मा आपके लिए भिंडी की सब्जी बना देगी तो रोज खा लोगे क्या? नहीं। एक दिन शौक से खाओगे, दूसरे दिन भी शौक से खाओगे। अलग अलग तरीके से मम्मा ने 3-4 दिन तो बना दी, 3-4 दिन तो खा लिया, लेकिन रोज वही खाना है तो सोच सोच के हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं खाना है। तो हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स जाते हैं। वहां पर भी आपको पता होगा आपके आसपास कौन से अच्छे रेस्टोरेंट्स है जहां पर आपको अच्छा फूड मिलता है, डिलीशियस फूड मिलता है ना, कि यार यहाँ का पिज्जा बहुत अच्छा है, यहाँ का बर्गर बहुत अच्छा है, यहाँ पे छोले भटूरे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यू रिकॉग्नाइज दैट थिंग्स ना। सो वही है, दिस रेस्टोरेंट सर्व फूड इन मेनी वेज लाइक बफेट्स और इन कैट इन ऑर्डर टू ऑफर अ वैरायटी ऑफ देयर कस्टमर्स। अब वहां पे वैरायटी ऑफ कस्टमर्स आते हैं, लॉट ऑफ कस्टमर्स विल एंजॉय फूड एवरी डे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हर दिन वो बाहरी खाना खाते हैं ना, उन्हें बाहरी पसंद आता है। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है मैम, ये तो समझ में आ गया आपकी बात। नाउ फॉर मोस्ट फूड आउटलेट्स ना, एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ लॉट ऑफ फूड लेफ्ट ओवर। द प्रॉब्लम इज दैट कि रेस्टोरेंट्स में खाना तो बनता है, ठीक है, बहुत बढ़िया फूड बनता है, बहुत डिलीशियस सी डिशेस बनती है, हम खाकर भी आते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट कि हर दिन रेस्टोरेंट्स में देखा जाता है कि कुछ इतना फूड होता है जो कि बच जाता है। अब वो बचने के बाद की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो फूड हो जाता है वेस्ट, क्योंकि स्पिल फूड को तो आप किसी को खिला नहीं सकते हो, एक टाइम के बाद में वो फूड खराब हो जाता है ना। सो यहाँ पर बेसिकली बात की जाए तो ये जो फूड जो यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, अल्टीमेटली इससे जो वहां पर जो मैनेजर है उसका लॉस ही हो रहा है ना जी। सो एवरी डे स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ फूड इज प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द प्रोबेबल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड कस्टमर्स व्हिच माइट बी मोर देन द एक्चुअल नंबर ऑफ कस्टमर्स हु विजिट। आपने जो प्रोबेबली डिसाइड किया कि भाई आज सपोज 200 कस्टमर्स आने वाले थे, कल आपके 100 आए थे, तो आपने आज थोड़े 150-200 के अकॉर्डिंग बनाया, ठीक है। और सपोज कि आपके आज 400 आ गए, फिर आपने कल 500 के अकॉर्डिंग जो है फूड प्रिपेयर करवाया। सो दिस हैपेंस। अब ऐसे में कभी फूड आपका वेस्ट भी होता है ना। सो यहाँ पर दिस लीड्स टू गुड क्वांटिटी ऑफ फूड गेटिंग वेस्टेड विच इज लॉस फॉर द रेस्टोरेंट एज दे नीड टू डंप द फूड एज पास इट ऑन फ्री टू एनजीओज फीडिंग हंग्री पीपल। या फिर ये जो लॉस है उनको होल ईयर के एंड में एक बिग लॉस के फॉर्मेट में उठाना होता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, है ना, जो वाकई में रेस्टोरेंट्स में फेस किया जा रहा है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या समझा, इस सिनेरियो को बहुत अच्छे से समझ लिया। सो लेट अस टेक अ डीपर लुक इनटू द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग 4W प्रॉब्लम कैनवास। किसके थ्रू सॉल्व करने वाले हैं हम क्यों ना एक ऐसा AI मॉडल बनाएं जो कि पहले से प्रिडिक्ट कर ले। हम क्यों ना एक ऐसा AI मॉडल बनाएं जो पहले से प्रिडिक्ट कर ले कि भाई कोई भी फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें कितनी क्वांटिटी में फूड बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को आप पहले 4W प्रॉब्लम कैनवास में स्पेसिफाई करोगे। तो सबसे पहले हम स्पेसिफाई करते हैं हु। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है, हु आर द स्टेक होल्डर्स। सो रेस्टोरेंट्स ऑफरिंग बफेट्स, और जो रेस्टोरेंट्स में शेफ्स हैं वो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स रहेंगे। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट देम, व्हाट डू वी नो अबाउट देम। सो रेस्टोरेंट फूड कुक करता है, वो भी बल्क में हर दिन, ठीक है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। यदि एस्टिमेशन गलत होता है तो यहाँ पे जो फूड है वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताया। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्वाइट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड लेफ्ट ओवर एवरी डे अनकंज्यूम्ड एट द रेस्टोरेंट विच इज आइदर थ्रोन अवे और गिवन फॉर फ्री नीडी पीपल। या तो आप फ्री में नीडी पीपल को दे दो वो फूड लास्ट में, या फिर आप उसको वेस्ट कर दो। तो अल्टीमेटली लॉस तो है ही, है ना जी। सो रेस्टोरेंट हैव टू बियर एवरीडे लॉसेस for unconsumed food. Now how do you know it is a problem? अब आप कैसे बता रहे हो कि ये एक प्रॉब्लम है। सो रेस्टोरेंट सर्वे हैज शोन रेस्टोरेंट फेस दिस प्रॉब्लम फॉर फूड शॉर्टेज। तो आपने अलग अलग रेस्टोरेंट से सर्वे किया और उस सर्वे में ये पता चला कि भाई ये प्रॉब्लम जो है वो लोग फेस कर रहे हैं। सो ये हमने हु में डिफाइन किया, पहला WHO हु, पहला W, दूसरा व्हाट में डिफाइन कर दिया क्या प्रॉब्लम है, कौन फेस कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ फेस करने को मिल रही है, तो ये रेस्टोरेंट में जब बफेट फूड को सर्व किया जाता है ना कस्टमर्स तक, वहां ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है रेस्टोरेंट में। तो व्हाट इज द कंटेक्स्ट एंड व्हाट इज द सिचुएशन, ये आपको समझ में आ गया। सिचुएशन क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे नो फर्दर फूड कंजप्शन इज पॉसिबल, है ना। नाउ वाई, अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो वाई में हम बताएंगे कि व्हाट वुड बी द की वैल्यू ऑफ द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स के लिए क्या की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वहां पे जो भी पर्सन है उन्हें पहले से प्रॉपर एस्टिमेट करना चाहिए कितनी क्वांटिटी में फूड प्रिपेयर करना है हर दिन, जिससे कि फूड आपका कम वेस्ट हो। वेस्ट तो होगा, देखो ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम एक्यूरेट बने, वेस्ट तो होगा लेकिन
ज्यादा क्वांटिटी में वेस्ट ना होकर कम क्वांटिटी में वेस्ट हो। नाउ हाउ विल इट इंप्रूव देयर सिचुएशन, इस सिचुएशन को कैसे इंप्रूव किया जाएगा? सो यहाँ पे आप कम या नो फूड बनाओगे जो कि अनकंज्यूम्ड फूड हो, एंड लॉसेस ड्यू टू अनकंज्यूम्ड फूड विल रिड्यूस कंसिडरेबली। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पर इन 4 W's में प्रॉब्लम को स्पेसिफाई कर दिया। कैसे? इस तरीके से। अब इसका आपको समराइज वे में प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बनाना है। सो दिस इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। पहले आप बताओगे आर में कौन आ जाएगा? हु। कौन थे स्टेक होल्डर्स? रेस्टोरेंट ऑनर्स और रेस्टोरेंट शेफ्स, वो आपने इन शॉर्ट यहां बता दिया। अब बताओगे व्हाट इज द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग? सो हैव अ प्रॉब्लम ऑफ लॉसेस ड्यू टू फूड वेस्टेज एट द एंड ऑफ द डे। Third, where? What is the situation behind this? The food is left unconsumed due to improper estimation. Improper estimation था, that's why जो food है वो unconsumed रह जाता है और वो खराब हो जाता है, जिसकी मदद से उनको लॉस होता है। ठीक है जी। Now इसका आइडियल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? So what would be the ideal solution? Then Y में ये solution आपका आ जाएगा, be able to predict the amount of food to be prepared for everyday consumption. हर दिन के कंजम्पशन के अकॉर्डिंग हमें ऐसा AI मॉडल बनाए जो पहले से प्रिडिक्ट कर ले कि भाई कितना फूड है जो प्रिपेयर करना चाहिए। So this is the problem statement template and this is the questions that you write in 4 W's. Understood? अब ये सिचुएशन मैंने यहाँ पर दी है। ठीक है जी। कोई भी सिचुएशन एग्जाम में किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड आपको 4W कैनवास बनाने को आ सकता है, 4W प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने को आ सकता है। सो आर यू रेडी फॉर दिस? है ना जी। चलो, तो इतना समझ में आ चुका है। अब कोई भी प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद की दूसरी AI प्रोजेक्ट साइकिल की स्टेज क्या होती है? द सेकेंड स्टेज इज डेटा एक्विजिशन, कि अब हमें मैम डेटा कलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो डेटा कलेक्ट करोगे तभी जाकर क्या कर पाओगे, तभी जाकर आप आगे के स्टेप्स तक पहुंच पाओगे, AI मॉडल डिफाइन कर पाओगे। तो डेटा एक्विजिशन इज द सेकंड स्टेज ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल। इट इंक्लूड्स गैदरिंग एंड कलेक्टिंग द रिलेवेंट डेटा ऑफ द AI प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, यदि मैं सेम रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल लेती हूँ तो सेकंड स्टेप आएगी आपकी डेटा एक्विजिशन पे। अब यहाँ पे जो AI मॉडल बना रहे हो ना, उसमें आप बेसिकली ये चेक करोगे कि प्रीवियस कुछ 1 महीने में कितने कस्टमर्स आए हैं, उनका डेटा कलेक्ट करोगे। प्रीवियस 2 महीनों में कितने कस्टमर्स आए हैं, उनका डेटा कलेक्ट करोगे। है ना, बात समझ में आई? तो डेटा कलेक्ट किया जाएगा। सो डेटा रिफर्स टू, अब डेटा होता क्या है? डेटा होते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसमें कुछ अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, जिसको फर्दर हम एनालाइज और जो है मेंटेन करते हैं। सो यदि मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैप्टर की जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें पहले हमने डिस्कस किया था फर्स्ट यूनिट में ही, मतलब फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि यहाँ पे डेटा को एनालाइज करने के लिए मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है। किसी भी AI मॉडल को बताना है तो मशीन को कैसे सिखाओगे? मशीन लर्निंग टेक्निक के थ्रू सिखाओगे, है ना। सो यहाँ पर डेटा जो आप प्रोवाइड करोगे या तो वो ट्रेनिंग डेटा होगा, और ट्रेनिंग डेटा के बाद में फिर आप उसको टेस्टिंग डेटा में कन्वर्ट करोगे। बात समझ में आई? तो आप मशीन में जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा के थ्रू मशीन को ट्रेन करोगे। क्लियर हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप जब बहुत छोटे थे, ठीक है, बहुत छोटे बात करूं, जब आप KG1 KG2 में थे तो क्या आपको 9th-10th लेवल का वो था क्या नॉलेज? नहीं था। धीरे धीरे आप बड़े होते गए और आप में वो नॉलेज पुअर किया गया, मतलब आप धीरे धीरे उस नॉलेज से आगे बढ़े। अंडरस्टूड दिस थिंग? पहले आपको अल्फाबेट सिखाए गए, 26 अल्फाबेट समझने के बाद में आपने वर्ड्स बनाए, छोटे छोटे वर्ड्स से शुरुआत की, फिर आज आप बड़े बड़े वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो, वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस लिख सकते हो, सेंटेंस को मिलाकर पैराग्राफ लिख सकते हो और पेज भर के आंसर लिख सकते हो। आज इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है। तो ये कैसे डेवलप हुई है? धीरे धीरे, जैसे जैसा डेटा आपको प्रोवाइड किया गया, जैसा जैसा नॉलेज, जैसे जैसे लर्निंग आपको प्रोवाइड की गई, वैसे वैसे आपके अंदर नॉलेज स्किल्स बढ़ते गए। समझ में आई बात? बिल्कुल वैसी जब आप एक इनिशियली AI मॉडल बनाते हो तो उसमें हमें डेटा को प्रोवाइड करना होता है, उस मशीन को ट्रेन करना होता है, उस मशीन को सिखाना होता है डेटा से ही। तो जब तक डेटा कलेक्ट नहीं करोगे तब तक कैसे सिखाओगे? तो यहाँ पे वही लाइन लिखी कि ट्रेनिंग डेटा एक्ट एज द फाउंडेशन। देखो, कोई भी AI मॉडल उसका बेस डेटा होता है। जैसे बोलते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा AI मॉडल को डेटा दोगे, मशीन वैसा आउटपुट जनरेट करेगी। जैसा मशीन में इनपुट दोगे वैसा मशीन आउटपुट देगी। तो AI, किसी भी AI मॉडल में डेटा क्या होता है? फाउंडेशन होता है, जिससे हम मशीन को ट्रेन कर रहे होते हैं। अभी एक एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या है। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। अभी वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम तो आपको पता है। इसके लिए सपोज आपको कोई AI मॉडल डेवलप करना है तो AI मॉडल पहले तो वेदर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। तो वास्ट अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, जो पहले का डेटा है वेदर का, वो कलेक्ट किया जाएगा, जिसमें टेम्परेचर होगा वेदर का, ह्यूमिडिटी होगी, विंड स्पीड होगी, है ना, वेदर की कंडीशन होगी, और इससे रिलेटेड जो भी सारी चीजें होगी वो कलेक्ट की जाएगी। अब बेसिकली इसके कलेक्शन में क्या होगा? इसको कलेक्ट करके अब हम मशीन को इस डेटा के थ्रू ट्रेन करेंगे,
है ना जी। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि बेसिकली ये टेबल मैंने बनाई हुई है जहाँ पे आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। 1 जनवरी 2024 को टेम्परेचर इतना था, ह्यूमिडिटी इतनी थी, विंड स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर से थी, वेदर कंडीशन सनी बता दी। इसके बेसिस पर मशीन ने क्या देखा कि भाई वेदर कंडीशन सनी थी। दूसरी तारीख पे फिर आपका ये सारी चीजें थी डेटा, तो क्लाउडी वेदर था, है ना। ऐसे आपने यहाँ पर 5 डेट का डेटा लिया हुआ है, उस पर आपने वेदर की कंडीशन बताई है, ठीक है। अब मशीन को आप इस डेटा से ट्रेन करोगे कि अगर इसके आसपास कुछ टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी का रेशियो मिलता है तो हमें यह बताना है कि वेदर आपका सनी होगा या रेनी होगा या क्लाउडी होगा। अंडरस्टूड। आपने मशीन को ट्रेन कर दिया, ये टेबल देकर, ये डेटा प्रोवाइड करके आपने मशीन को क्या कर दिया, ट्रेन कर दिया, ठीक है। अब मशीन आपकी इतनी अंडरस्टैंडेबल हो गई है कि वो अब प्रिडिक्शन कर पाएगी, है ना। तो अब जो भी डेटा आप दोगे मशीन उस डेटा के बेसिस पर डेटा को टेस्ट करके प्रिडिक्ट करेगी, ठीक है जी। सो द टेस्टिंग डेटा ऑन द अदर हैंड इंक्लूड्स न्यू एंड अनसीन डेटा एंड एआई सिस्टम हैज नॉट बीन ट्रेन्ड ऑन। वो डेटा हमें देना है जो एआई मशीन उस पर ट्रेंड नहीं है, ठीक है, और वो डेटा उसने पहले नहीं देखा है, तब तो मशीन उसको मैच करेगी ट्रेनिंग डेटा से और उसके बाद में एक कहां पहुंचेगी, एक कंक्लूजन तक पहुंचेगी और प्रिडिक्शन कर पाएगी। सो द एआई सिस्टम यूजेस दिस टेस्टिंग डेटा टू प्रिडिक्ट द वेदर कंडीशन फॉर द गिवन डेटा सेट बेस्ड ऑन पैटर्न्स फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। आ गई बात समझ में। जो ट्रेनिंग डेटा आपने प्रोवाइड किया है उनके पैटर्न से मैच करके जो नया इनपुट आपने दिया है उसको मैच करके प्रिडिक्शन कर पाएगी मशीन। क्लियर हुआ अच्छे से। तो अब यहाँ पे देखो 4 दिन का हमने डेटा से ट्रेन किया था मशीन को और उसके बाद 3 दिन का डेटा आपने मशीन को प्रोवाइड किया। अब मशीन क्या करेगी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये जो है प्रीवियस डेटा से कंपेयर करेगी, उसके बाद में वेदर कंडीशन डिपिक्ट कर देगी कि सनी डे है या क्लाउडी डे है। तो वेदर फोरकास्टिंग में ऑटोमेटिकली आपको कैसे मिलता है, ऐसे ही मिलता है। समझ में आया आउटपुट। सो डेटा इज वन ऑफ द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ एआई सॉल्यूशन। मतलब यदि डेटा नहीं होगा तो एआई ड्राइवर्स काम नहीं करेंगे, आपके एआई मॉडल काम नहीं कर पाएंगे। एआई मॉडल को काम करवाने के लिए उनमें डेटा देना बहुत जरूरी होता है। सो इट इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट ऑथेंटिसिटी एंड रिलेवेंस ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करते हो ना मशीन को, वो जरूरी होता है कि वो सही होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए और रिलेटेड होना चाहिए। यदि गलत डेटा से ट्रेन करोगे तो गलत आउटपुट मशीन रिटर्न करेगी। तो वही लाइन वापस से आ गई कि जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट मिलेगा, ठीक है जी। अब ये डेटा कलेक्ट कैसे करोगे मैम, आपने तो बोल दिया कि डेटा कलेक्ट कर लो, बट ये डेटा कलेक्ट कैसे किया जाए, तो उसके लिए डेटा सोर्सेस को हम यूज करते हैं। अलग अलग वैरायटी ऑफ डेटा सोर्सेज होते हैं जहां से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डेटाबेस में आप डेटा को कलेक्ट करके स्टोर कर सकते हो। डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर आपको पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल MS एक्सेस हो गया, MySQL हो गया, ओरेकल हो गया, जहां पे आप ऑर्गेनाइज्ड वे में टेब्युलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको देखना है तो data.gov.in वेबसाइट पे जाओगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा। ओके, दूसरा सोर्स होता है वेब स्क्रैपिंग। अभी वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, आप इंटरनेट पे सर्च करते हो, जो चीजें कहीं नहीं मिलती वो इंटरनेट पे तो मिलती है ना। गूगल पे सर्च करोगे, ChatGPT पे सर्च करोगे, कोई वेबसाइट पे सर्च करोगे, तो जब आप वहां से कुछ डेटा को डाउनलोड कर रहे होते हो इंटरनेट से, तो वो भी आप एक तरीके से डेटा को ही कलेक्ट कर रहे हो। इसको कहते हैं हम वेब स्क्रैपिंग। दैट मीन्स इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम वेबसाइट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। नेक्स्ट है सेंसर्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑफ डिवाइसेस। देखो सेंसर्स के थ्रू भी डेटा को जनरेट किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अभी आपको पता है अच्छे से कि बेसिकली जो चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 जो गया था चंद्रमा पर, है ना, वहां पे विक्रम लैंडर था, उसमें से रोवर निकला था। बेसिकली क्या हुआ था, उसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए थे जो चंद्रमा की सरफेस को, वहां पे ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है, वहां टेम्परेचर क्या है, उसको डिटेक्ट करके पूरी इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम तक पहुंचा रहे थे। समझ में आई मेरी बात। तो ये सेंसर्स का काम होता है डेटा को कलेक्ट करना, जनरेट करना और ट्रैक करके सिस्टम तक पहुंचाना, ठीक है जी। तो यहाँ पे सेंसर्स भी अलग अलग टाइप के आते हैं। टेम्परेचर सेंसर होता है, स्मोक सेंसर होता है, फिटनेस ट्रैकर सेंसर होता है, कुछ ट्रैफिक कैमरास भी होते हैं। कैमरा इज ऑल्सो कमिंग इनटू दिस कैटेगरी। CCTV कैमरास वगैरह क्या होते हैं, वो भी तो इमेजेस के फॉर्मेट में डेटा को कलेक्ट ही कर रहे होते हैं ना। नाउ नेक्स्ट इज सोशल मीडिया। दिस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। जो कहीं नहीं मिलता वो सोशल मीडिया पे मिल जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप इमेजेस, पोस्ट, कमेंट्स और यूजर प्रोफाइल्स इनके थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हो। कितने यूजर्स हैं जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया पे चले जाओ, भरा पड़ा है वो स्पोर्ट्स के पोस्ट से।
अंडरस्टूड। कितने ऐसे यूजर्स हैं जिनको कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओ, रील सारी कुकिंग की दिख जाएगी, समझ जाओगे अलग से। तो डेटा कलेक्ट करना आसान है सोशल मीडिया से भी, है ना जी। नाउ सर्वेज एंड क्वेश्चनायर्स, जो इंटरव्यूज होते हैं, सर्वे होते हैं, क्वेश्चनायर्स होते हैं, है ना, जो आप गूगल फॉर्म का यूज करते हो। आपके स्कूल में भी कितने गूगल फॉर्म आप फिल करते होंगे, कहीं कोई कॉम्पिटिशन फेस करने जाते हो वहां भी अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हो एक फॉर्म में। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चनायर, दिस इज अ फॉर्म ऑफ सर्वेज, और दिस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरव्यूज। वी कैन से वी कैन कलेक्ट द डेटास, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अभी एपीआईज क्या होते हैं? एपीआईज आपको ये एक्सेस देते हैं कि आप यहाँ पे दो एप्लीकेशंस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे वो एप्लीकेशंस आपके डेटाबेसेस हो सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हो सकती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल डेटा एंड मेनी मोर। सो जब आप चाहते हो कि आप दो एप्लीकेशन को इंटरैक्ट करवा सकते हो, तो एक इंटरफेस है यहाँ पे जिसको एपीआई कहते हैं, जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इतना समझ में आ गया, डेटा कलेक्शन समझ में आ गया, प्रॉब्लम स्कोपिंग समझ में आ गया। अब आ गए हम तीसरी स्टेप पर, जिसका नाम है डेटा एक्सप्लोरेशन। अब मैम ये डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है? तो डेटा एक्सप्लोरेशन में हम क्या करते हैं, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है ना, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा आपका तीन टाइप से एनालाइज होता है, या तो डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है। तो जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है वो इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो डेटा एक्सप्लोरेशन में हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, डेटा को विजुअलाइज करते हैं, डेटा को एक तरीके से एनालाइज करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल कि रेस्टोरेंट के लिए हमने क्या किया, डेटा को कलेक्ट करना शुरू किया, अंडरस्टूड। अब फॉर एग्जांपल कि आपने 1 महीने पुराना डेटा कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद अब क्या करोगे, कलेक्ट करके आपको सेव थोड़ी नहीं करना है, कलेक्ट करके आप एनालाइज करोगे कि भाई ये जो 1 महीने में हर दिन कितने कस्टमर आए हैं, ठीक है। और आप एक एवरेज डेटा तक पहुंच जाओगे, उसको कैलकुलेट करके एक ग्राफ बना लोगे, और इस ग्राफ में आपको ये पता चल जाएगा कि पहले दिन सपोज 50 कस्टमर आए, दूसरे दिन 100 आए, तीसरे दिन 80 आए, नेक्स्ट डे 500 आए। तो आपका ये जो ग्राफ है ना, ये चीजों को डिपिक्ट कर पा रहा है, जिससे आप एनालाइज कर पा रहे हैं और एक एवरेज वैल्यू तक पहुंच जाओगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये कहां पॉसिबल होता है? डेटा एक्सप्लोरेशन में पॉसिबल होता है। क्लियर? तो स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो कि डेटाबेसेस में, एक्सेल की स्प्रेडशीट में हम जो रो कॉलम में डेटा वैल्यूज को स्टोर करते हैं ना, जहां से डेटा वैल्यू को इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना इजी होता है, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। वही अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? जस्ट इसका रेसिप्रोकल। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, जिसमें कोई फॉर्मेट, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, सारी चीजें एक साथ मर्ज होती है, मतलब इमेज, ऑडियो, वीडियो और आपका टेक्सचुअल डेटा सब एक साथ मर्ज होता है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर लो, है ना, आप अपने यदि सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाते हो तो वहां आपको इमेजेस भी दिखती है, ऑडियोज भी दिखते हैं, ग्राफिक्स भी दिखते हैं, कुछ टेबल्स भी दिखती है, कुछ टेक्सचुअल डेटा भी दिखता है, कुछ कॉमेंट्स भी दिखते हैं, सब दिखता है कि नहीं? तो वो जो सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म है जहां डेटा गैदर हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जिसमें ट्वीटर्स, ब्लॉग पोस्ट, कॉमेंट्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो सब आ जाता है। वहीं बात करें सेमी स्ट्रक्चर्ड की, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड पार्शियली क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे अब मैं बात करूं ईमेल की, ईमेल आप सभी के हैं। अब ईमेल में ना कुछ टैब्स बने होते हैं, एक होता है आपका प्रमोशनल, एक होता है अपडेट, एक होता है स्पैम, एक होता है इनबॉक्स, आउटबॉक्स। अब कैसे पता होता है कि कौन सा मेल है जो स्पैम फोल्डर में जाएगा, कौन सा मेल है आउटबॉक्स में जाएगा, कौन सा मेल है जो इनबॉक्स में जाएगा, कौन सा मेल है जो प्रमोशनल में जाएगा, कौन सा मेल है जो सोशल वाले टैब में जाएगा? क्योंकि सोशल मीडिया से जो आते हैं मैसेजेस वो भी तो आपको ईमेल में शो होते हैं। सो ये ऑटोमेटिकली कैसे हो पा रहा है? क्योंकि वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। सो मिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सेमी स्ट्रक्चर्ड, जिसमें आपके XML फाइल, CSV फाइल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, तो ये तीनों में यदि डिफरेंस आया तो लिखकर आ जाओगे आराम से ना। ओके, तो डेटा एक्सप्लोरेशन में हमने ये जाना अभी कि 3 वे होती है डेटा को कलेक्ट करने की, जिसमें हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। वन इज स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। नाउ फॉर एग्जांपल, imagine we have a big data set of students, test scores. Through data exploration we can find out which subject student are doing well and which one they are struggling with. Okay, now we can also see there are any patterns like whether studying for more hours leads to better score. अब आपके पास में एक बड़ा डेटा सेट है स्टूडेंट्स का, जिसमें स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर है, ठीक है। आपकी क्लास की बात कर लो, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों के जो बेस्ट टेस्ट स्कोर्स हैं वो आपने एक शीट में मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है जी। अब आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा स्टूडेंट है इनमें से जो अच्छा स्कोर कर सकता है, तो आप उसके प्रीवियस मार्क्स को देखकर ही बता पाओगे कि यदि ये थोड़ी और मेहनत करेगा तो भाई ये आपके किसी दोस्त के यदि 80% मार्क्स आ रहे हैं, यदि और थोड़ी मेहनत करेगा लास्ट के कंपैरेटिवली, 9th में इतने मार्क्स आए तो 10th में वो 100% भी अचीव कर सकता है।
अंडरस्टूड? सो ये हमने एनालिस कैसे किया, ये हमने एनालाइज कैसे किया, ये हमने प्रिडिक्ट कैसे कर दिया, प्रीवियस डेटा के बेसिस पे जो डेटा हमने कलेक्ट किया है। अब 9th का आपका जो डेटा है वो कलेक्ट हुआ होगा, अब उस डेटा के बेसिस पे हम 10th का प्रिडिक्शन लगा सकते हैं आराम से। अंडरस्टूड? मींस हम डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम डेटा को विजुअलाइज कर रहे हैं, हम डेटा को यहां पर एनालाइज करके एक डिसीजन तक पहुंच पा रहे हैं। ओके जी, तो डेटा विजुअलाइजेशन, जहां पे डेटा को आप ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हो, इसी को डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर एमएस एक्सेल में आप ग्राफ चार्ट्स बना सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो, बार चार्ट बना सकते हो। गूगल शीट्स में आप शीट्स बना सकते हो, वहां भी आप बेसिक चार्ट्स ऑप्शन मिल जाते हैं। टैब्यूलो पब्लिक, यहां भी आपको इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन मिल जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहां पर ग्राफ चार्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। इन्फोग्राम एक और एप्लीकेशन होता है जहां से आप इजी टू यूज टेम्पलेट्स बना सकते हो, इसको कस्टमाइज कर सकते हो। कैनवा नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो अपने आप में पॉपुलर है, इसमें आपको बहुत सारे कस्टम ग्राफिक्स, चार्ट्स, इन्फोग्राफिक्स और बहुत सारी चीजें मिल सकती है। ठीक है, नाउ प्लॉटली एक ऐप होता है जहां पे आप ग्राफ चार्ट्स को प्लॉट कर सकते हो, रियल टाइम में डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। वहीं बात करें डेटा रैपर की, तो ये भी एक सिंपल चार्ट और मैप को डिजाइन करने वाला टूल होता है। तो डेटा विजुअलाइज करने के लिए इतने सारे टूल्स अवेलेबल है, और सिर्फ यही नहीं, ये तो पॉपुलर है, इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, है ना। तो ये तो कुछ पॉपुलर टूल्स हमने यहाँ डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बताए। अब डेटा विजुअलाइजेशन के बाद आप क्या करते हो, डेटा को फिल्टर करते हो, सॉर्टिंग करते हो। एनालाइज में यही आता है ना, मैंने बोला कि 9th क्लास के जितना भी डेटा है बच्चों का वो निकाला हमने, उनको कितने कितने मार्क्स आए, अब हम उसको फिल्टर करेंगे कि भाई 90 अबव कितने बच्चों को मार्क्स आए हैं। ठीक है, और इसको ना एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे दो कि कितने बच्चों को 40 मार्क्स आए, फिर 50 मार्क्स आए, 50%, 60%, 70%, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट भी कर सकते हो। तो आप उस डेटा को जो आपने कलेक्ट किया उसको फिल्टर भी करवा सकते हो, सॉर्ट भी करवा सकते हो, है ना। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये देखना है कि लिस्ट ऑफ मूवीज की 90s से अभी तक में जो मूवीज है वो किस ऑर्डर में जो है रिलीज हुई है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, सॉर्टिंग के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। समराइजेशन, अल्टीमेटली जो आपने डेटा को फिल्टर किया है, सॉर्ट किया है, उसको आप समराइज कर सकते हो। 1-2 लाइन में आप पूरा डेटा समराइज कर सकते हो। ठीक है, कि इतने स्टूडेंट्स में से 9th क्लास में 10 स्टूडेंट्स टॉपर हैं, 2 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं और 5 स्टूडेंट्स जो है वो मिडिल एवरेज लेवल पे पास हुए हैं। तो ये आपने एक छोटी सी समरी डिजाइन कर दी। तो कलेक्टेड डेटा के बेसिस पर हम समरी भी दे सकते हैं, विच इज बेटर टू हेल्प टू अंडरस्टैंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा क्विकली। अब जो मशीन है वो भी ऐसे ही काम करती है जैसे हम ह्यूमंस काम करते हैं। पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया उसको एक पैटर्न से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा कि भाई इस क्लास में 10 ऐसे बच्चे हैं जो कि 90% से पास हुए हैं, 10 ऐसे बच्चे हैं जो कि 50% से पास हुए हैं। तो यहाँ पे 10-10 जो स्टूडेंट्स है वो एक रेशियो बना के आप चल रहे हो। ठीक है, एक पैटर्न आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो ये बात हो गई बेटा जी किसकी, डेटा एक्सप्लोरेशन की। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज मॉडलिंग। अब मैम मॉडलिंग क्या होता है? तो डेटा मॉडलिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे अब जो डेटा आपने कैप्चर किया, जो डेटा आपने एनालाइज किया है, उसको बेसिकली आपको यहाँ पे अब एल्गोरिदम्स के थ्रू यहाँ पर आपको डिजाइन करना होगा एक एआई मॉडल, और एल्गोरिदम के थ्रू अब मशीन को आप मॉडलिंग में सिखा रहे हो कि मशीन कैसे प्रिडिक्ट करेगी। ठीक है जी। सो एआई मॉडल रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिस्टम प्रॉब्लम। एआई मशीन रिक्वायर मैथमेटिकल मॉडल्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स मीन्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, रिलेशनशिप कैलकुलेशंस। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसी टेक्निक्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, कुछ लर्निंग अप्रोचेस का यूज करते हैं मॉडलिंग में, जिससे आप क्या कर सकते हो, मशीन को ट्रेन कर सकते हो, मशीन को लर्निंग करा सकते हो, मशीन को सिखा सकते हो कि अब उसको डिसीजन कैसे लेना है फाइनली। ठीक है, तो सबसे बेटर और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला रोल जो प्ले करता है वो होता है यहाँ पे डेटा। हाई क्वालिटी और रेलेवेंट डेटा होगा तो एआई मॉडलिंग उतना अच्छा आउटपुट आपको रिटर्न करेगा, उतने अच्छे तरीके से आप मशीन को सिखा पाओगे, मशीन को टेस्ट कर पाओगे। दूसरा, एल्गोरिदम्स। यहाँ जितनी अच्छी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगा के, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को लगा के आप मशीन को लर्निंग सिखाओगे, उतने अच्छे मशीन प्रिडिक्शन और डिसीजन लेना सीखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एल्गोरिदम्स में न्यूरल नेटवर्क्स का यूज कर सकते हो, आप डीप लर्निंग का यूज कर सकते हो। इनकी कुछ मेथड्स हैं, इनकी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको यूज करेंगे, जो आगे हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, आगे अभी कहानी पूरी बाकी, पूरी पिक्चर बाकी है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। नाउ ट्रेनिंग रूल्स, कुछ ट्रेनिंग रूल्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे उन रूल्स को फॉलो किया जाता है, मतलब आप यहाँ पे रूल्स के बेसिस पर मशीन को सिखाते हो। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, उसको फॉलो करते हो ना। नहीं करोगे तो बाहर निकाल दिए जाओगे,
बिल्कुल वैसे ही घर जाते हो तो घर के कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, अंडरस्टूड। वैसे यहाँ मशीन को भी कुछ ट्रेनिंग रूल्स दिए जाते हैं कि भाई इसी रूल्स में आप मशीन को जो है काम करना है, मशीन को जो है अपनी लर्निंग को सीखना है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आप लेबल डेटा और अनलेबल डेटा से मशीन को चीजें सिखा रहे होते हो, मशीन को डिसीजन लेना सिखा रहे होते हो, ठीक है जी। अब रूल बेस्ड अप्रोच होती है और एक लर्निंग बेस्ड अप्रोच होती है जो मॉडलिंग में आती है, जो बहुत पॉपुलर है। रूल बेस्ड एआई अप्रोच क्या होती है, यहाँ जो हम डेटा देते हैं मशीन को वो बेसिकली लेबल्ड डेटा प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो ट्रेनिंग डेटा आप यहाँ दे रहे हो मशीन को, जिससे ट्रेन कर रहे हो, वो लेबल्ड डेटा होता है। इसमें बेसिकली आप मशीन को बता देते हो, क्या बता देते हो, यहाँ आप मशीन को ये चीज बता देते हो, इनपुट भी आप ही दे रहे हो और आउटपुट भी मशीन को क्या जनरेट करना है, वो दोनों चीजें आप मशीन को यहाँ बताते हो। मतलब मशीन को डिसीजन क्या लेना है वो आप पहले ही मशीन को यहाँ बता देते हो। कैसे, इस एग्जांपल से समझो। हमने यहाँ पर क्या बताया, हम यहाँ पर एक स्टूडेंट ग्रेड का प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इफ स्टूडेंट स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, यदि स्टूडेंट का स्कोर 90 से ज्यादा होता है या 90 के बराबर होता है तो उसने ए ग्रेड स्कोर किया है, ठीक है। इफ स्टूडेंट का स्कोर यदि 80 से ज्यादा या 80 के बराबर होता है तो उसने बी ग्रेड स्कोर किया है। स्टूडेंट का स्कोर यदि 70 से ज्यादा या 70 के इक्वल होता है तो उसने सी ग्रेड स्कोर किया है। स्टूडेंट का स्कोर यदि 60 से ज्यादा या 60 के बराबर होता है तो उसने डी ग्रेड स्कोर किया है। अब यदि 90, 80, 70, 60 इनके बीच में स्कोर नहीं होता है या कुछ और आपका स्कोर होता है तो आप जो है वो फेल हो जाते हो, तो ग्रेड एफ आ जाती है। तो अब इस प्रोग्राम के थ्रू जब आप ये मशीन को प्रोसीजर दोगे, जब आप मशीन में एक कोड एंटर करोगे तो यहाँ आपने इनपुट भी दे दिया, यहाँ आपने आउटपुट भी दे दिया, यहाँ आपने बकायदा लेबल कर दिया। अब यूजर यदि 95 एंटर करेगा तो ये लेबल्ड वैल्यू है, ए ग्रेड से लेबल्ड है ऑलरेडी, आपने लेबल्ड वैल्यू यहाँ प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो मशीन को पता है, मशीन बस एनालाइज करेगी, इफ वाली कंडीशन देखेगी कि इफ 95 से नंबर ज्यादा है तो मशीन को पता है कि भाई ए प्रिंट करना है। मशीन को यहाँ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जो रूल्स आपने बताए, ये रूल 1, ये रूल 2, ये रूल 3, ये रूल 4, जो रूल्स बताए उस बेसिस पे मशीन जो आउटपुट आपने दिया है वो आउटपुट जनरेट करके दे देगी। सिंपल सी बात है, दिस इज रूल बेस्ड अप्रोच, ठीक है। और ये जो अप्रोच है इसमें जो इनपुट आप देते हो, जो एल्गोरिदम आपने बताई हुई है, जो रूल्स आपने बताए हुए हैं, उसके बेसिस पे मशीन जो है वो डिसीजन लेती है, ठीक है जी। आगे बात समझ में। अब एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, इसी का रूल बेस्ड का एक एग्जांपल मैंने यहाँ लगाया हुआ है। यहाँ देखो हमने मशीन को ये डेटा दिया, सपोज मशीन को क्या दिया, ये पूरा डेटा दिया जिसमें सारे व्हीकल्स है, 3 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, बाइसिकल्स है, ट्राइसिकल्स है, सारे हमने जो डेटा है वो मशीन को दिए और लेबल्ड डेटा दिए हुए हैं। और लेबल्ड डेटा कैसे बता दिए कि 4 व्हीलर जो है ये कार होगी, 4 व्हीलर में थोड़ा बिगिन साइज का जो व्हीकल होगा वो ट्रक हो सकता है, ठीक है। 2 व्हीलर्स जो होंगे उसमें बाइक होगी, इस तरीके से 2 व्हीलर्स जो होगी ये आपकी बाइसिकल होगी। इस पे आप टैग के साथ में, लेबल के साथ में मशीन को सिखा रहे हो। मतलब मशीन में आपने इनपुट्स भी दिए हैं और उन इनपुट पे बता दिया कि ये क्या चीज है। अब अगली बार मशीन ने अपनी एल्गोरिदम में इन सारी चीजों को फिट कर लिया। अब यूजर कोई भी डेटा इनपुट करता है, सपोज यूजर ने इनपुट किया एक कार, तो जब भी यूजर ने इनपुट किया मशीन में कार, तो ये कार क्या होगा, इस एल्गोरिदम के थ्रू जो रूल आपने डिफाइन किए, जो लेबल डेटा आपने प्रोवाइड किया है, तो वो देखते से मशीन ये पहचान जाएगी क्योंकि पहले से आपने इसको लेबल करके बता दिया है और डिफाइन कर लेगी आउटपुट में कि दिस इमेज इज द कार इमेज। Why? Because you identify this as car image. So this is rule based. Now what is learning based मैम? तो समझो learning based approach में क्या होता है, हम मशीन को नहीं बताते हैं, हम यहाँ डेटा देते हैं पर मशीन यहाँ पे खुद से आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करती है। मशीन यहाँ पे प्रिडिक्शन करने की कोशिश करती है। यहाँ पे मशीन को सिखाया जाता है, लर्निंग बेस्ड इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ कोई रूल डिफाइन नहीं करते हैं हम, यहाँ हम सिर्फ डेटा देते हैं। जो प्रीवियस डेटा मशीन के पास होता है मशीन उसी से ट्रेन होकर डिसीजन लेती है। दिस इज नोन एज लर्निंग बेस्ड अप्रोच। हियर कोई भी लेबल डेटा हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। सो ऑल्सो नोन एज मशीन लर्निंग, इट इज अ टाइप ऑफ एआई सिस्टम दैट कैन लर्न फ्रॉम द डेटा एंड इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम। और टाइम टू टाइम यहाँ पे जैसा जैसा डेटा आप मशीन को देते जाओगे वैसे वैसे इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जाएगी। तो यहाँ पे देखो जो भी ट्रेनिंग डेटा है जो पहले से मशीन में फीडेड है उसके बेसिस पे आप जो भी नया डेटा इनपुट करते हो मशीन अपनी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग उस मॉडल को चेक करती है, उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लेने की कोशिश करती है। तो यहाँ कोई भी रूल पहले से जो आपने दिए उस रूल पे काम नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो डेटा दिया जाता है उस डेटा पे काम किया जाता है जो अनलेबल्ड होता है। अब फॉर एग्जाम्पल की मशीन के पास में आपने सेम डेटा दिया हुआ है, कौन सा डेटा, ये सेम डेटा दिया हुआ है और ये लर्निंग बेस्ड अप्रोच में यहाँ आपने लेबल नहीं बताया कि ये कार है, ये बाइसिकल है, ये नहीं बताया, तो मशीन कैसे समझेगी? फिर मशीन यहाँ पे प्रिडिक्ट करेगी भाई जो यहाँ पर 4 व्हीलर्स है इनके कलर इनका साइज जो है उसके बेसिस पे एक पैटर्न बना लेगी। फिर 2 व्हीलर है इनका कलर इनका साइज क्या होगा उसके बेसिस पे एक पैटर्न बनाएगी। तो ये होती है आपकी लर्निंग बेस्ड अप्रोच जिसमें मशीन पैटर्न्स को पहले से डिफाइन करती है और उन पैटर्न के बेसिस पर फिर आउटपुट जनरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हियर
यहाँ पे कुछ फ्लावर्स का कलेक्शन है जो आपने पहले से मशीन को दिया हुआ है और वो अनलेबल्ड है, आपने नहीं बताया कि आप कौन सा फ्लावर यहाँ मशीन में दे रहे हो, ठीक है। अब मशीन में जो एआई मॉडल यहाँ पे जो डिजाइन काम कर रहा है, जो अल्गोरिदम यहाँ काम करेगी, वो अल्गोरिदम क्या काम करेगी कि इन सारे जितने भी इनपुट्स आपने दिए हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देगी, उनको एक पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज कर देगी, मतलब इन सारे फ्लावर्स को क्लासीफाई कर देगी। भाई रेड कलर के फ्लावर अलग कर दिए, इनके शेप, साइज, फ्रेग्रेंस और कलर के अकॉर्डिंग इनको क्या कर दिया, पैटर्न के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। अब जब यूजर कोई सा भी फ्लावर देगा, सपोज यूजर ने ये फ्लावर एंटर किया है ना, नई इमेज एंटर किया, तो मशीन उसको क्विकली पहचानेगी अपने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग और आपको आउटपुट जनरेट करके देगी कि दिस इज अ रोज फ्लावर या दिस इज रेड कलर फ्लावर। अंडरस्टूड दिस थिंग? ये मशीन खुद से सीखेगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका मॉडलिंग। कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज इवैल्यूएशन, ठीक है। अब मैम इवैल्यूएशन क्या होता है? जब आपने पूरा मॉडल बना दिया, आपने मशीन को ट्रेन कर दिया, अब जो आखिरी स्टेज आती है वो ये कि हमें मशीन को टेस्ट करना है कि आखिर मशीन सही से काम कर रही है कि नहीं। भाई आपने कोई रोबोट बनाया, अब उस रोबोट में आपने जो भी डेटा वैल्यूज इंस्ट्रक्शंस दी, तो आप उसको चेक तो करोगे ना कि यार जो मैंने कहा इससे मशीन, ये जो रोबोट है वैसा काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप उसको इवैल्यूएट करोगे। तो इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस जो कि मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करता है कि जो एआई मॉडल आपने बनाया है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई एरर होती है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। आपकी जो डिजायर थी, जिस आउटपुट को लेकर आपने डिजाइन किया था, क्या मशीन वैसे ही आउटपुट रिटर्न कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे ना कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर हम मशीन की एक्यूरेसी, उसकी एफिशिएंसी को चेक करते हैं, ठीक है, कि हाउ मशीन एक्यूरेट रिजल्ट, रिटर्न द एक्यूरेट रिजल्ट और नॉट, है ना। सो मशीन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो, इसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो, जो भी आपने अजम्पशंस दिए थे उस अजम्पशन के बेसिस पे मशीन काम कर रही है कि नहीं उसको चेक कर सकते हो, और सही तरीके से लॉज और रूल्स को मशीन फॉलो कर रही है या नहीं, क्योंकि हर एक एआई मशीन को एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें इवैल्यूएशन में चेक की जाती है, जिसके लिए हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स जैसी कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक टेबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि मशीन की परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है मैम? तो ये 2x2 की एक मैट्रिक्स होती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर आप देखो 2 कॉलम है और यहाँ आप देखोगे 2 रो है, तो 2x2 की एक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, जिसमें आपको 4 कॉलम्स दिखेंगे, मतलब 4 टोटल वैल्यूज दिखेंगे। सो ये आपको एक क्लियर पिक्चर बताएगा कि मशीन कैसे प्रिडिक्ट कर रही है, क्या वो सही है या वो सही नहीं है, ठीक है। और इसके लिए यहां पर हम रिकॉल, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, F1 स्कोर जैसे टूल्स का यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब इसको कैसे समझोगे, समझना ध्यान से। यहां पे बनते हैं 4 केसेस। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो और आप गए, अब एक 2 चीजें हैं, एक रियलिटी और एक प्रिडिक्शन है। यहां पर लगा हुआ है एक वेबकैम, क्या लगा हुआ है? वेबकैम या एक कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा मान लो आप। एक्चुअली ये जो कैमरा है वो प्रिडिक्ट करेगा, ये जो कैमरा है वो क्या करेगा? प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ है एक आपकी टेबल जो सर्विंग टेबल है, जहां पे आपके जो भी ऑर्डर्स है वो आएंगे, ठीक है जी। और यहाँ लगा हुआ है कैमरा, समझ गए मेरी बात अच्छे से? अभी कैमरा डिपिक्ट करेगा कि टेबल पे कौन सी डिश आई है। अब सपोज कि आपने ऑर्डर क्या आपने ऑर्डर किया पिज्जा, आपने ऑर्डर किया पिज्जा। अब आपने रियलिटी में पिज्जा ऑर्डर किया है, ठीक है। अब अंदर जाएगा रेस्टोरेंट में, पिज्जा रेडी होगा, रेडी होकर जैसे ही इस टेबल पे आया, अगर पिज्जा ऑर्डर किया था पिज्जा ही आया, तो इस कैमरा ने, इस मशीन ने बेसिकली क्या किया, इसको सही प्रिडिक्ट किया कि यस इट इज पिज्जा। तो प्रिडिक्ट भी क्या किया मशीन ने? पिज्जा ही है। तो यहाँ पे रियलिटी भी ट्रू हुई और जो मशीन ने प्रिडिक्ट किया वो भी ट्रू हुआ। तो इन दैट केस रियलिटी और प्रिडिक्शन 2 इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्रिएट किए जाते हैं। यदि आपने जो रियलिटी में बोला है वो और मशीन ने जो प्रिडिक्ट किया है वो सही प्रिडिक्ट किया है, तो आउटपुट आपका ट्रू पॉजिटिव होता है, यदि दोनों चीजें रियलिटी और प्रिडिक्शन सही होते हैं तो। अब अगला केस क्या बनता है कि आपने तो पिज्जा ऑर्डर किया था, है ना, आपने तो पिज्जा ऑर्डर किया था, लेकिन वहां से बनकर क्या आ गया? बर्गर आ गया मैम। यहाँ पे टेबल पे क्या आ गया? अब यहाँ पे आपका बर्गर बन के आ गया, ठीक है। तो आपने जो बोला था कि मुझे पिज्जा चाहिए वो तो नहीं आया, आपके पास मिल गया क्या? बर्गर। तो रियलिटी तो यहाँ पे गलत हो गई मैम, रियलिटी गलत हो गई, लेकिन मशीन ने क्या करा? गलती से बर्गर को पिज्जा प्रिडिक्ट कर लिया। मशीन तो गलतियां कर सकती है, एआई मॉडल कैन डू मिस्टेक, क्योंकि ह्यूमंस ने उनको बनाया। हो सकता है कि उसका कोई कलर कॉम्बिनेशन, कोई पैटर्न पिज्जा से मैच कर गया हो बर्गर का, तो उसने जो प्रिडिक्ट कर लिया, क्या उसने प्रिडिक्ट कर लिया? इस बर्गर को क्या, इस पिज्जा को क्या? बर्गर प्रिडिक्ट कर लिया,
ठीक है जी, और आपको मिल गया क्या, पिज्जा की जगह बर्गर। तो ये जो केस होगा ये क्या कहलाएगा आपका, फॉल्स पॉजिटिव, कि रियलिटी में तो आपको पिज्जा नहीं मिला, लेकिन मशीन है जो उसने पिज्जा समझ लिया, मशीन ने बर्गर को पिज्जा जरूर समझ लिया, तो दिस इज नोन एज फॉल्स पॉजिटिव। बात समझ में आई कि रियलिटी में तो फॉल्स वैल्यू है और प्रिडिक्शन जो है वो पॉजिटिव किया मशीन ने। ठीक है, अगला है फॉल्स नेगेटिव। अभी फॉल्स नेगेटिव की बात करें तो यहां पे आपने पिज्जा ऑर्डर किया था और आपके पास आया भी पिज्जा, तो वो तो ट्रू हो गया, लेकिन आपने पिज्जा ऑर्डर किया लेकिन पिज्जा नहीं आया, और जनरली मशीन ने जो प्रिडिक्ट किया वो भी मशीन ने पिज्जा प्रिडिक्ट नहीं किया। तो सपोज कि आपको मिला बर्गर और मशीन ने भी बर्गर ही प्रिडिक्ट किया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा फॉल्स नेगेटिव, ना तो प्रिडिक्शन सही ना तो रियलिटी सही। अंडरस्टूड। और इसका ऑपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रू नेगेटिव, कि आपको मिला पिज्जा लेकिन मशीन ने प्रिडिक्ट क्या किया, बर्गर। आगे बात समझ में अच्छे से। सो दिस इज होल अबाउट कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। अब ये जो मैट्रिक्स है जो मैंने यहां बताई है, इसका एक्यूरेसी लेवल आप कैसे चेक करोगे, इसका प्रिसीजन कैसे निकालोगे और इसका F1 स्कोर कैसे निकालोगे, वो जानना चाहते हो तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं। वैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स के क्वेश्चन 100% क्लास 10th के AI पेपर में 4 नंबर का आता है। आखिरी क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स का मिलेगा अपने पेपर में, लिख लो, इसको टिक मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगी जब हम इवैल्यूएशन वाला यूनिट पढ़ेंगे ना बेटा जी, वहां मैं इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी। अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, ताकि जब मैं समझाऊं ना वहां पर तो आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है बेसिकली कोई भी मशीन जो प्रिडिक्ट कर रही है और रियलिटी में जो चीजें हैं उसका जो मेजरमेंट निकले, उसका जो आंसर निकले वो 100% एक्यूरेट निकले। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ये 100% या 90% भी निकलता है तो हम इसको एक्यूरेट मान लेते हैं। और वहीं प्रिसीजन, प्रिसीजन मतलब डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आती है ना वो भी करेक्ट होना चाहिए, दिस इज नोन एज प्रिसीजन। ठीक है, सो द मैट्रिक मेजर्स फॉर द परसेंटेज ऑफ ट्रू पॉजिटिव अमंग ऑल पॉजिटिव प्रिडिक्शंस मेड बी द सिस्टम, जैसे कि medical diagnosis system precision would be the percentage of patients who are correctly diagnosed with disease among all patients diagnosed with the disease, है ना। अब जो डॉक्टर है उसने मशीन से पेशेंट्स को डायग्नोस किया, अभी उसने डायग्नोस तो कर दिया लेकिन कितने करेक्ट डायग्नोस हुए हैं, दिस इज द प्रिडिक्शन। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो रियलिटी और प्रिडिक्शन दोनों यहाँ पे जो है डिफरेंट होता है। वही रिकॉल क्या कहलाता है, इट इज द परसेंटेज ऑफ ट्रू पॉजिटिव अमंग ऑल द एक्चुअल पॉजिटिव केसेस, जितने भी एक्चुअल पॉजिटिव केसेस है उनमें से कितने ट्रू पॉजिटिव है वो रिकॉल कहलाता है। ठीक है जी। अब F1 स्कोर कैसे निकालते हैं, वो रिकॉल प्रिसीजन के बेसिस पे होता है। तो F1 स्कोर निकालने के लिए 2 से हम प्रिसीजन रिकॉल को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल प्रिसीजन और रिकॉल से, और यही यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि इट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। F1 स्कोर क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है प्रिसीजन और रिकॉल का। अभी ये आपके सिर के ऊपर से जा रहा होगा, आई नो, बट जब इसका क्वेश्चन करवाऊंगी ना मैं तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल बस इतना समझो कि किसी भी मशीन को, किसी भी AI मॉडल को टेस्ट करने के लिए कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई भी AI मॉडल आपने बनाया, कोई भी रोबोट आपने बनाया, तो जो इंस्ट्रक्शंस आपने उनको दी, उस रोबोट को दी, उसने सही से करी या नहीं करी, ये इवैल्यूएट करने के लिए हमें इस तरीके की मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम उसका एक्यूरेसी लेवल, रिकॉल, प्रिसीजन, F1 स्कोर निकालते हैं और इस बेसिस पे बताते हैं कि मशीन कितना एक्यूरेट आंसर कर पा रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्लॉयमेंट इज द लास्ट AI प्रोजेक्ट साइकिल फेज, और इसके बाद में ये सेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम बहुत लेंथी सेशन हो गया, बट सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बेटा जी, है ना। तो लेंथी सेशन होने का रीजन सिर्फ इतना ही कि वीक में एक बार सेशन मिल रहा है, अच्छे से अटेम्प्ट करो, एक बार में एक ही जगह आपको पूरा सारा चीजें मिल जाएंगी, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ सर्चिंग करने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाओ, सीधे सीधे एक्सेस कर लो। अब डिप्लॉयमेंट क्या होता है, आफ्टर इवैल्यूएशन, जब आपका AI मॉडल इवैल्यूएट हो गया, आपकी AI मशीन जो है वो ट्रेन हो चुकी है सही तरीके से, तो अब आप इसको डिप्लॉय करते हो रियल वर्ल्ड सिस्टम में। अब इसका एग्जांपल बताऊं, मेटा AI जो व्हाट्सएप पे आया है एक AI टूल, मेटा AI, ब्लू कलर का जो सर्कल है, देखा होगा ना, व्हाट्सएप तो चलाते हो, उसको जब डेवलप किया गया तो उसके बाद उसको टेस्टिंग फेज में रखा था। तो बिजनेस व्हाट्सएप जो है ना, उस पे कुछ यूजर्स थे जो कि बेसिकली टेस्टिंग फेज में इसको चला रहे थे, वो हर एक यूजर के लिए नहीं था। जब उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो गई, वो बिजनेस व्हाट्सएप पे सही तरीके से काम किया, अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी टेस्टिंग कंप्लीट हुआ, उसका इवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ, 100% एक्यूरेसी के साथ में अब वो रिजल्ट देने लगा है, तो उसको पब्लिकली डिप्लॉय कर दिया। मतलब आप रियल वर्ल्ड में अब हम उसका यूज कर पा रहे हैं, हर कोई यूजर अपने व्हाट्सएप पे इसको एक्सेस कर पा रहा है। सो दिस फेज इज नोन एज डिप्लॉयमेंट, कि जहां आपका AI मॉडल रियल वर्ल्ड में इंटरैक्ट करेगा।
Okay, so integrating the AI model into software application, websites or hardwares, ensuring model efficiency by testing performance in different environments, monitoring AI behavior to detect errors and biases, and updating the model regularly to improve accuracy and adapt to new data. ठीक है, अब जो नया नया डेटा उसको रियल वर्ल्ड से मिलेगा, उस पर्टिकुलर डेटा पे आपका जो मॉडल है वो एक्यूरेट आंसर रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी सारी टेस्टिंग यहाँ फिर से होगी। ठीक है जी, तो अब आपको समझ में आ गया। तो ये था होल आपका क्या AI प्रोजेक्ट साइकिल, जिसमें सारे फेजेस मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाए हैं एंड होपफुली अब आपको ना कोई भी डाउट नहीं होगा इन सारे चैप्टर्स पर, इन सारे AI पर्टिकुलर प्रोसेसेस पर ना एक एक चैप्टर आपका बना हुआ है। अब आगे की जो यूनिट हम पढ़ने वाले हैं ना, उसमें हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, वहीं एक इवैल्यूएशन पर बेस्ड होगा, न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे जो कि मॉडलिंग में आएगा। न्यूरल नेटवर्क वाला एक चैप्टर है जो कि AI मॉडलिंग फेज में आता है। तो हर एक फेज को हम अब डिटेल में अलग अलग यूनिट के फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं, जिसमें और डिटेल में सारी चीजों को मजे से समझेंगे। सो यदि नोट्स चाहिए तो बेटा जी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जल्दी से जाकर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे बहुत सी अमेजिंग वीडियोस है जो आपका वेट कर रही हैं। तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।